हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है मोशन। क्लास 9 के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। क्लास में ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इट्स जस्ट अ रिविजनल वीडियो। तो जिनका मिस आउट हो गया है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हमको कवर अप करना है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ मोशन, दूसरा टाइप ऑफ क्वांटिटीज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो ये सारे टॉपिक हमको कवर अप करने हैं। तो एक एक करके इन पे आएंगे। तो सबसे पहला मोशन। मोशन क्या होता है? तो देखो, मोशन मूवमेंट। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाए तो हम क्या बोलते हैं कि वो मोशन में है, और अगर वो वहीं रुका हुआ है तो इसका मतलब वो रेस्ट में है। ठीक है। तो अगर कोई डेफिनेशन बोले मोशन की, तो मोशन मतलब क्या हो गया कि टाइम को ध्यान में रखते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल जाता है, पहले वो यहां था और अब वो यहां चला गया, तो अगर वक्त के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है, जो पोजीशन है, अगर वो बदलता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो किस में है? मोशन में है। अब जैसे मैं यहां पर हूं अभी और थोड़ी देर बाद मैं यहां चला गया, तो मैं किस में हूं? मोशन में हूं। लेकिन अगर मैं पहले भी यहीं था और बाद में भी मैं यहीं हूं, तो मैं किस में हूं? फिर रेस्ट में हूं। तो इसीलिए जो मोशन का डेफिनेशन बोला गया क्या है? इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, if the position of an object is changing with respect to time, with respect to time, वक्त के साथ साथ। देखो, वक्त के साथ साथ ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो समय आगे बढ़ेगा तो तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि पहले वो यहां था और बाद में यहां चला गया। ठीक है, इसलिए समय के साथ साथ। तो अगर समय के साथ साथ किसी का पोजीशन बदले तो हम उसे क्या बोलते हैं कि वो किसमें है? मोशन में है। और यहां पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो ये मोशन होता है ये एक रिलेटिव टर्म है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। अब ये रिलेटिव का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव का मतलब ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है। ठीक है, कौन? ऑब्जर्वर कौन है। अब देखो, जैसे एग्जांपल के लिए एक गाड़ी है, गाड़ी में दो लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये बस है, ठीक है, और ये सीट है। तो एक बंदा यहां पर बैठा हुआ है, ठीक है, और दूसरा इसके पीछे बैठा हुआ है। ठीक है, ये उसके हाथ, ये उसके हाथ। ठीक है, अब ये दोनों बैठे हुए हैं। अगर बाहर से कोई देखता है, बाहर से कोई देखता है तो वो क्या बोलेगा कि ये दोनों मूवमेंट कर रहे हैं, ये दोनों मूव कर रहे हैं, क्योंकि बस मूव कर रही है तो ये दोनों मूव कर रहे हैं। पर अगर ये पहला बंदा, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, अगर ए बी को देखे और बी ए को देखे तो वो क्या बोलेंगे कि हम दोनों क्या है? रेस्ट पे। मतलब ए बी को बोलेगा कि तू रेस्ट पे है, बी ए को बोलेगा तू रेस्ट पे है। तो ये आपस में कैसे हैं? रेस्ट पे हैं। जबकि जो ये बाहर से देख रहा है उसके लिए ये लोग किस में है? मोशन में। तो यहां पर इस बात से भी फर्क पड़ता है कि ऑब्जर्वर कौन है। ठीक है, तो अलग अलग ऑब्जर्वर को अलग अलग सिचुएशन दिखाई देंगी। किसी को हो सकता है मोशन में दिखाई दे और किसी को हो सकता है रेस्ट में दिखाई दे। ठीक है, वैसे आपको मैं एक बात बताता हूं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब मोशन में है। अपने अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं सब मोशन में है। अब आप बोलोगे सर कैसे? ये देखो सर, ये बाहर पत्थर रखा हुआ है, क्या ये मोशन में है? बिल्कुल मोशन में। हमारे रेस्पेक्टिवली वो मोशन में नहीं है, पर अगर कोई हमको मून से ऑब्जर्व करता है या किसी और प्लेनेट से ऑब्जर्व करता है तो उसको पता चलेगा कि मैं भी मूव कर रहा हूं और वो पत्थर भी मूव कर रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ है? बाहर है। जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि लोग बोलते हैं कि अर्थ मूव करता है, अर्थ घूमता है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अभी मेरा घर इधर है, मेरे दोस्त का घर इधर है, तो ऐसा क्यों नहीं जाता कि मैं उधर चला जाऊं और वो इधर आ जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो अर्थ मूव कर रहा है उसमें ऑब्जर्वर बाहर बैठा हुआ है। जो अर्थ के ही अंदर है उसको थोड़ी पता चलेगा कि अर्थ मूव कर रहा है। समझ में आया? हाँ, तो याद रखना यहां पर ऑब्जर्वर बहुत जरूरी है। सो इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो हम क्या बोलते हैं? वो किस में है? मोशन में है। और इसी का उल्टा, अगर पोजीशन ना बदले, अगर पोजीशन ना बदले विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो किस में है? रेस्ट में है। अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि पोजीशन या लोकेशन ये कैसे डिटरमाइन करेंगे। जैसे आपने अपने फ्रेंड को पूछा कि भाई किधर खड़ा है, तो उसने बोला कि मैं डोमिनोज के आगे खड़ा हूं या मैं इस खंबे के आगे खड़ा हूं। तो वहां पर तो पोजीशन कैसे देखा जा रहा है? उस खंबे के रेस्पेक्ट में, उस डोमिनोज के रेस्पेक्ट में, या कोई तालाब है उसके रेस्पेक्ट में। लेकिन जब आप इसी चीज को बुक में लिखते हो तब कैसे बताओगे? जैसे मान लो ये आपका प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर में आप पोजीशन कैसे बताओगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किधर है, कहां, कैसे बताओगे? तो इसीलिए हमने क्या किया, इस प्लेन ऑफ पेपर को कोऑर्डिनेट एक्सिस में डिवाइड किया है। ये आपको शायद पता होगा। इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसे बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसे बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। एक जेड एक्सिस भी होता है, बट वो आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्लेन ऑफ पेपर को इस वे में डिवाइड किया। और उसके बाद हमने क्या बोला कि देखो इस तरफ जो है वो प्लस वाली वैल्यू लेंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरफ माइनस वाली वैल्यू, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। सिमिलरली ये ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस वाई, तो जैसे देखो ये है +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। और अगर नीचे जाओगे तो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, इस चीज को पढ़ोगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं इसको।
अब अगर कोई बोले कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है एंड y कोऑर्डिनेट 1 है, तो बताओ लोकेशन क्या है उसकी। तो देखो x कोऑर्डिनेट कितना बता रखा है, 2 बता रखा है, तो x प्लस 2 है ना, तो हमको इधर जाना होगा, तो ये है 1 ये है 2, तो उसका x ये है, और y कितना बोला है 1, तो पहले हम x में 2 यूनिट गए और फिर y में 1 यूनिट, तो पहले x में 2 यूनिट जाओ और y में 1 यूनिट। क्या आप यहां पर पहुंचोगे, क्या आप यहां पर पहुंचोगे, यस और नो। अगर मैं किसी भी बच्चे को बोलूंगा कि इसको मार्क करो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1, तो इसका मतलब क्या है, पहले x 2 यूनिट चलो और फिर y 1 यूनिट चलो, तो क्या सबके सब ऐसे चलेंगे, पहले 2 यूनिट ऐसे गए फिर ऐसे गए, तो क्या यही वो लोकेशन है, करेक्ट ना, सब वहीं पर ही पहुंचेंगे। ऑलराइट, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन को फिक्स करते हैं। मान लेते हैं ये पोजीशन A है। अब अगर मान लो कोई बोले कि इस बार x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स आप x पहले जाइए 1 यूनिट, आप x पहले जाइए 1 यूनिट और y जाइए 3 यूनिट, तो क्या आप यहां पर पहुंचे। सो दिस इज योर पॉइंट B। व्हाट इज दिस, दिस इज योर पॉइंट B। तो लोकेशन बदल गई, तो पहले वो ऑब्जेक्ट यहां पर था, अब वो ऑब्जेक्ट यहां पर चला गया, तो कुछ इस वे में गया होगा वो, करेक्ट, इस वे में गया होगा, तो पोजीशन बदली, समय लगा, तो इसका मतलब वो किस में है, मोशन में है। तो अगर पहले का पोजीशन भी यही है, बाद का पोजीशन भी यही है, दैट मीन्स वो रेस्ट में। क्लियर। तो याद रखना, बुक में हमेशा हम लोग पोजीशन को कैसे दिखाते हैं, लोकेशन को कैसे दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना करके। क्लियर। अब अगर कोई बोले कि एक ऑब्जेक्ट प्लस एक्स की तरफ मूव किया, इसका मतलब वो इधर गया, कोई बोले माइनस एक्स की तरफ मूव किया, तो इसका मतलब वो इधर गया। दैट मीन्स अगर कल के दिन क्वेश्चन आ गया कि एक्स की वैल्यू इस बार -2 है एंड वाई की वैल्यू +1 है, तो एक्स की वैल्यू -2 मतलब आप यहां से यहां जाओगे, तो एक्स की वैल्यू पहले -2 और फिर कितना 1, तो यहां पर पहुंचे, ओहो ज्यादा ही ऊपर आ गया मैं, पहले -2 एंड फिर 1, तो ये देखो ये वाला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं C। करेक्ट। सिमिलरली अगर कोई बोले x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -2 है, तो x भी माइनस है, y भी माइनस, तो x भी माइनस एंड y भी माइनस, तो x की वैल्यू -3, तो 1 2 3 ये यहां पर हो गया, एंड y की वैल्यू -2 मतलब ये देखो ये वाली लोकेशन हो गई, थोड़ा सा ऊपर ये यहां पर, दिस इज योर पॉइंट D। ठीक है ना। तो इस वे में आप प्लॉटिंग करते हो, और प्लॉटिंग क्या है, लोकेशन है, तो पहले की लोकेशन अलग, बाद की लोकेशन अलग, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। तो कोई बोलेगा +x की तरफ जा रहा है मतलब इधर, कोई बोलेगा -x की तरफ जा रहा है मतलब इधर, कोई बोलेगा +y की तरफ इधर, कोई बोलेगा -y की तरफ मतलब इधर। ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि नॉर्थ की तरफ गया, तो नॉर्थ मतलब क्या, तो नॉर्थ जैसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं ना, नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। कोई बोले नॉर्थ की तरफ गया मतलब ऊपर को गया होगा, कोई बोलेगा साउथ की तरफ नीचे गया होगा, कोई बोलेगा ईस्ट इधर, कोई बोलेगा वेस्ट इधर, तो ऐसे दिखाते हैं हम लोग, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। क्लियर। अच्छा, अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड जो भी आगे की चीजें करेंगे उसमें इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, खासकर ग्राफ में। ठीक है। ऑलराइट, सो व्हाट इज दिस, मोशन एंड रेस्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नाउ ये जो मोशन हम बोलते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन। अब ये क्या चीज है, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है, ना तो लेफ्ट को मुड़ता है ना राइट को, ना ऊपर या ना नीचे, जैसा बुलेट, मैंने बुलेट फायर करी, अब सोचो बुलेट कैसी होती है, सीधी ही जाती है, जो भी आपने फायर किया सीधी ही वो जाती है। ऐसा होता है क्या कि बुलेट जा रही थी फिर सडनली ऐसे होकर के फिर ऐसे गई, होता है कभी, नहीं होता। तो इसका मतलब बुलेट सिर्फ सीधी ही जा सकती है, ना वो लेफ्ट राइट करती है ना वो ऊपर नीचे करती है। ऐसा कभी होता है क्या कि बुलेट ऐसे गई फिर ऐसे जाके फिर ऐसे आ गई, ऐसा भी नहीं होता। ना बुलेट लेफ्ट राइट करती है ना ऊपर नीचे करती है, कैसे जाती है, एकदम सीधा। तो इसीलिए जो ये बुलेट है, बुलेट का मोशन कैसा है, मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 1 डायमेंशन। हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, ध्यान रखना 3 डायमेंशन होते हैं, एक होता है x एक्सिस, एक होता है y एक्सिस और एक होता है z एक्सिस। ठीक है। मान लो एक लेंथ है, दूसरा ब्रेड्थ है, तीसरा क्या है, हाइट। जब आप वॉल्यूम निकालते हो तो क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है, हाइट होता है, तो 3 डायमेंशन हो गए, L, B एंड H। तो L मान लो x हो गया, B मान लो z हो गया एंड हाइट मान लो y हो गया, तो ये 3 डायमेंशन हो गया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ओके, अगर मैं इसको ग्राफ वाइज बना के दूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दिस इज x, y एंड z। तो देखो सीधा x की डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन इन 1D। दूसरा मोशन इन 2D। मोशन इन 2D का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो आगे पीछे भी जा सकता है एंड लेफ्ट और राइट भी जा सकता है। तो ऐसा मोशन कैसा हो गया, मोशन इन 2D। इसको मोशन इन अ प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज मोशन इन अ प्लेन। अब जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग कैसे ट्रेवल करते हैं, कि हम लोग आगे जाके पीछे आ सकते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, आगे गया फिर मैं मुड़ के पीछे आ गया, तो कैसा हो गया, आगे पीछे गया,
क्या मैं लेफ्ट और फिर मैं राइट भी जा सकता हूं? यस। तो मैं आगे पीछे भी जा सकता हूं, लेफ्ट और राइट भी जा सकता हूं। तो मेरा मोशन कैसा हो गया? मोशन इन 2D। ठीक है, मोशन इन 2D। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो मोशन इन 2D में जो ऑब्जेक्ट का ग्राफ होता है वो कैसे होता है? ये देखो, ये इस वे में। क्या ये आगे की तरफ भी जा रहा था? जैसा आप बॉल थ्रो करते हो, आपने बॉल थ्रो किया, क्या बॉल आगे की तरफ भी गया? क्या बॉल ऊपर से जाके नीचे भी आ गया? यस। तो मोशन कैसा हो गया? 2D हो गया। करेक्ट ना? तो ये वाला जो मोशन है, मोशन इन अ प्लेन का ग्राफ कुछ इस वे में बनता है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा बनेगा, पर जो भी बनेगा ऐसा 2D में ही बनेगा, एक प्लेन में ही बनेगा। ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे बुलेट होगी, इसका एग्जांपल जैसा ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन जो भी चलते हैं, ह्यूमन वॉक, या फिर जो भी कोई भी, मतलब ह्यूमन क्या, कोई भी जानवर हो गया या कोई गाड़ी हो गई जो जमीन पे चल रही है, वो मोशन इन 2D हो गया। एक तीसरा मोशन इन 3D। मोशन इन 3D का मतलब तीनों डायमेंशन, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो आगे पीछे भी जाता हो, लेफ्ट राइट भी जाता हो, ऊपर और नीचे भी जाता हो। सोचो कौन सा ऐसा जानवर है जो लेफ्ट राइट भी कर सकता है, आगे पीछे भी कर सकता है और ऊपर और नीचे भी जा सकता है? कौन सा वो है? बर्ड। यस और नो? सो बर्ड का मोशन कैसा होता है? 3D मोशन। बर्ड का जो मोशन होता है वो कैसा होता है? 3D मोशन। तो इसका एग्जांपल हो गया बर्ड। अब किसी बर्ड को देख लो, बर्ड ऐसे जा करके इधर उधर करके जा सकती है। अब ह्यूमन के मामले में देखें तो आप भी 3D मोशन कर सकते हो। कैसे? अगर आप स्विमिंग पूल में हो तो सोचो जरा, मान लो ये स्विमिंग पूल है, अंदर डाइव करते करते मैं आगे और पीछे भी आ सकता हूँ, लेफ्ट और राइट भी जा सकता हूँ, और ऊपर भी तो जा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं इस वक्त पानी के अंदर हूँ। तो डाइव करते करते मैं पानी के नीचे भी जा सकता हूँ, ऊपर भी जा सकता हूँ। तो मेरा मोशन कैसा हो गया? मेरा मोशन कैसा हो गया? 3D मोशन। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग एरोप्लेन में बैठे हैं तो एरोप्लेन भी तो 3D मोशन दिखाता है। ठीक है ना? हाँ, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? बर्ड। ओके। सो मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। तो अभी क्योंकि आप क्लास 9th में हो तो आपके सिलेबस में बस यही है, मोशन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो बस इतना ही है, मोशन इन 1 डायमेंशन। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब आपको मोशन इन 2D पढ़ना है और आगे चल करके फिर मोशन इन 3D। ओके। नाउ नेक्स्ट इज, इसी में ही हम पढ़ रहे हैं कि जो ये मोशन होता है और कितने टाइप से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जैसे लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, तो इन टर्म्स में भी आप बता सकते हो। लीनियर मोशन मतलब क्या? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वो कैसा हो गया? लीनियर मोशन हो गया। ठीक है। अब जैसे देखो, फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अब मैं वॉक कर रहा हूं, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में तो मैं सीधा ही जा रहा हूं। ठीक है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में मैं कैसे जा रहा हूं? सीधा जा रहा हूं। हाँ, अगर बहुत सारा समय दे दोगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा ऐसा दे दोगे, तो हो सकता है मैं आगे जाके अपने डायरेक्शन बदल लूं या कुछ भी। ऐसे तो जो मैंने आपको बोला कि मैंने बुलेट फायर करी, बुलेट देखो सीधी जाती है, शॉर्ट ड्यूरेशन में सीधी जाती है। लेकिन अगर ड्यूरेशन बहुत ज्यादा दे दिया जाए तो आपको मालूम होगा ना कि ग्रेविटी क्या करेगी? बुलेट को अपनी तरफ खींच लेगी। तो एक ना एक टाइम बाद बुलेट भी तो आके नीचे जमीन पे गिरेगी। तो लॉन्ग ड्यूरेशन में चीजें बदल जाती हैं, पर इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन बुलेट तो सीधी ही जाती है। यस और नो? हाँ। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं? कैसा मोशन है उसका? लीनियर मोशन। ठीक है, कैसा मोशन है उसका? लीनियर मोशन। दूसरा सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जैसे अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, तो ये कैसा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन। उसके बाद तीसरा ऑसिलेटरी मोशन, जब भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, जैसे झूला, आप एक दोस्त को झूले में बिठा करके ऐसा धक्का दे रहे हो तो झूला झुला रहे हो उसको, राइट? तो ये कैसा मोशन हो गया? टू एंड फ्रो मोशन। तो इसी को क्या बोला जाता है? ऑसिलेटरी मोशन। ये आप क्लास 9th में पढ़ोगे। सर्कुलर मोशन बहुत ही थोड़ा सा आप क्लास 9th में पढ़ोगे, एंड वापिस ये तीनों चीजें आप क्लास 11th में पढ़ने वाले हो। तो बेसिकली जो सिलेबस आपका 9th में है वही सिलेबस 11th में भी आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ना है। ओके। नाउ क्वांटिटीज को हम लोग, अच्छा कितने टाइप ऑफ क्वांटिटीज होती हैं? तो ध्यान रखो, 2 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज एंड एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये स्केलर क्वांटिटीज क्या है? तो देखो, स्केलर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोलते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो ये देखिए, स्केलर क्वांटिटी में क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। अब जैसा एग्जांपल के लिए मैंने पूछा कि आपका वजन कितना है, आपने बोला सर मेरा वजन है 40 kg। क्या आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी? क्या आप मेरे को ऐसा जवाब दे रहे हो कि सर मेरा डायरेक्शन है 40 kg टुवर्ड नॉर्थ? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। मैंने एक बच्चे से पूछा टाइम कितना हो रहा है, बच्चे ने बोला सर 2:30 बज रहे हैं टुवर्ड ईस्ट। टुवर्ड ईस्ट, इसका क्या मतलब हुआ? भाई टाइम होता है, टुवर्ड ईस्ट टुवर्ड वेस्ट क्या होता है? ठीक है, तो कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन का कोई रोल ही नहीं है। वजन में डायरेक्शन का क्या लेना देना?
एक बच्चा बोलता है मैं 40 किलो का हूं टुवर्ड नॉर्थ, एक बोलता है टुवर्ड साउथ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड, अरे भाई डायरेक्शन का इससे क्या लेना देना, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज वो जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाता है, एंड वेक्टर क्वांटिटीज कौन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देना होता है, बताना होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको बोला कि चलो बच्चों सब लोग धक्का देंगे, सब लोग धक्का देंगे, तो पहला सवाल तो आप ये पूछेंगे सर धक्का देना है, कितना धक्का देना है, मतलब किसको कितना धक्का देना है, जैसे किसी बच्चे को धक्का देना है या किसी बड़े को धक्का देना है, क्योंकि अगर बच्चे को धक्का देना है तो कम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स देना पड़ेगा, बच्चा है वो, अगर कोई बड़ा है तो उसको ज्यादा फोर्स लगेगा, राइट। हाँ, तो पहली बात क्या आ गई मैग्नीट्यूड की, सर आपने कहा धक्का दो, तो पहले तो कितना धक्का देना है मैग्नीट्यूड पूछा, फिर दूसरा सवाल कहां देना है, ठीक है ना, सवाल क्या होगा यहां पर कि कितना देना है और कहां देना है, राइट। तो ये जो फोर्स है कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बोला, अच्छा मैंने आपको बोला कि चलो दीवार को धक्का दो, 100 न्यूटन का धक्का दो, तो क्या सवाल पूछोगे, कौन सी दीवार, 100 न्यूटन तो मैंने बता दिया मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन के लिए आपको पूछना पड़ रहा है क्या, कौन सी दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, कौन सी दीवार, किस दीवार की बात कर रहे हैं आप। तो याद रखना वेक्टर क्वांटिटीज वो जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ता है, ओके। तो उन क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज। अब जैसे देखो मैंने आपसे पूछा कि यार रेलवे स्टेशन कितना दूर है, तो आपने बोला 2 किलोमीटर, क्या सिर्फ आपको 2 किलोमीटर ही बताना पड़ेगा या कुछ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा ना डायरेक्शन, ऐसे तो नहीं ना कि 2 किलोमीटर कहीं भी चले जाओ पहुंच जाओगे रेलवे स्टेशन, जी नहीं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा 2 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, तब जाकर के मैं वहां पहुंचूंगा रेलवे स्टेशन में, अदरवाइज नहीं पहुंच पाऊंगा। तो क्या यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताना भी जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ऐसी क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है या सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता है वो स्केलर क्वांटिटीज, लेकिन जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मायने रखता है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटीज, ओके। अब जैसे एग्जांपल क्या क्या हो गया, मास वजन, ठीक है, वजन हो गया, वजन स्केलर क्वांटिटीज है, टाइम, लेंथ, अच्छा लेंथ मतलब क्या, आपने मेरे से पूछा सर आपकी हाइट कितनी है, मैंने कहा यार मेरी जो हाइट है वो 5.9 है, क्या मुझे बताना पड़ेगा 5.9 टुवर्ड नॉर्थ, टुवर्ड ईस्ट, टुवर्ड वेस्ट, नहीं ना भाई, लेंथ तो लेंथ है, ठीक है, लेंथ तो लेंथ है। आप गए दुकान में, किस भैया मेरे को स्केल दे दो, स्केल लाइन खींचने के लिए स्केल दे दो, उसने पूछा कितना, कितने लेंथ वाला, तो आपने बोला 15 सेंटीमीटर का दे दो, तो 15 सेंटीमीटर डायरेक्शन बताने की जरूरत है नहीं है, तो इसीलिए लेंथ भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। उसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी कैसी क्वांटिटी है, डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद स्पीड स्केलर क्वांटिटी, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी। अच्छा टेम्परेचर, टेम्परेचर देखा होगा, बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर जब मेजर करता है तो पता चलता है कि अरे इसको तो 101 डिग्री का टेम्परेचर है, अच्छा इसको 101 डिग्री का टेम्परेचर टुवर्ड साउथ है, ऐसा होता है क्या, नहीं ना, 101 का है तो है। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। उसके बाद वर्क, आज मैंने बहुत काम किया यार, बहुत होमवर्क दिया था मैम ने, मैंने तो आज तो 25 पेज लिख डाले। क्या आपसे पूछा जाएगा किस डायरेक्शन में लिख डाले, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ, साउथ, या ऊपर या नीचे, नहीं ना, हाँ। तो ये कैसा हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। उसके बाद एनर्जी, आज बहुत लो लो फील हो रहा है, अच्छा, फिर आपके मम्मी ने, अच्छा लो लो फील हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, पूछती क्या मम्मी, नहीं, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, एनर्जी का कभी कोई डायरेक्शन नहीं होता। आपने पेट्रोल भराया अपनी गाड़ी में, आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराया और आप इधर उधर गाड़ी को दौड़ा रहे हो, क्या आपकी गाड़ी आपसे पूछने वाली है कि भाई कहाँ जाने के लिए तूने पेट्रोल भराया था और तुम कहाँ जा रहे हो, नहीं पूछने वाले, डायरेक्शन कोई लेने देना नहीं है, तुमने दौड़ाया ना तो तुम्हारा पेट्रोल खर्चा होगा जरूर, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, क्योंकि पेट्रोल ही तो एनर्जी है, तो पेट्रोल को कोई लेना देना नहीं है, तुमने गाड़ी दौड़ाया ना बस खत्म होना है, उसने डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो सिमिलरली पेट्रोल ही एनर्जी है, तो एनर्जी, पेट्रोल, दीज आर व्हाट, स्केलर क्वांटिटीज, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ गया, फोर्स आ गया, धक्का आ गया, तो धक्का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के, तो और अच्छे से आप लोग इसको समझेंगे। उसके बाद वेलोसिटी, इसके बारे में और बात करेंगे। एक्सेलरेशन, टॉर्क, तो ये जितनी भी चीजें हैं दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, वैसे तो अभी पढ़ने वाले हैं पर एक मोटा मोटा समझ लीजिए। एक्सेलरेशन मतलब जब आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। टॉर्क, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब जो भी चीजें घूम रही होती है ना, घूमने की एक वजह होती है। जैसे आपको बोतल का अगर ढक्कन खोलना हो तो आपको घुमाना पड़ता है, तो कोई पूछे कि तुम कर क्या रहे हो ये, तो तुम बोलोगे कि मैं टॉर्क लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं, टॉर्क। जिसको पता नहीं होता वो बोलता है कि मैंने फोर्स लगाया, लेकिन जिसको पता होता है, जिसको टेक्निकल नॉलेज है, वो क्या बोलेगा, मैंने टॉर्क लगाया।
ठीक है। तो याद रखना फोर्स की वजह से लीनियर मोशन होता है एंड टॉर्क की वजह से रोटेशनल मोशन होता है, ठीक है। याद रखा तो ठीक, नहीं याद रखा तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये सब चीजें आप आगे जाकर के पढ़ने वाले हो। क्लियर एवरीवन? सो दिस आर स्केलर एंड वेक्टर। नाउ बढ़ते हैं आगे। उसके बाद नाउ अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। वैसे तो सब इंपॉर्टेंट ही था अभी, पर मेन चीज अपनी यहां से शुरू होती है, चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है, चेंज ऑफ पोजीशन। तो देखिए चेंज ऑफ पोजीशन, पहले ऑब्जेक्ट यहां पर था पॉइंट ए पे, अब ऑब्जेक्ट यहां पर चला गया है पॉइंट बी पे, ठीक है। तो क्या पोजीशन बदली? क्या उस पोजीशन बदलने में समय लगा होगा? अब तुम भगवान तो नहीं हो ना कि यहां से गायब हो गए और वहां पे प्रकट हो गए, ऐसा तो है नहीं। तो यहां से वहां जाने में समय तो लगा ही होगा, इसलिए जब भी कभी चेंज ऑफ पोजीशन की बात करेंगे तो समय को वहां पर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और वही जाकर के स्पीड एंड वेलोसिटी बनती है। खैर अब यहां पर समझिए कि जब भी चेंज ऑफ पोजीशन होगा, जब भी चेंज ऑफ पोजीशन होगा तो दो तरीकों से इसे बताया जाएगा, एक डिस्टेंस के टर्म्स में एंड एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। एक डिस्टेंस के टर्म्स में एंड एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो डिस्टेंस क्या हो गया? तो देखो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अब जरा इसको समझना ऐसा कि हुआ यूं, ये देखो ये आपका घर था, ठीक है, दिस इज योर हाउस, चलो जो भी है, बीच में नदी थी, ये नदी है और नदी के ऊपर यहां पर ये एक पुल है, ठीक, ये एक पुल है। और उसके बाद ये आपका स्कूल है, दिस इज योर स्कूल, बड़ा सा स्कूल, बहुत सारे इसमें रूम्स बने हुए हैं और ये आपका स्कूल है, ठीक। अब जो आपका रास्ता था घर का वो कुछ ऐसा जाता था, ये यहां से निकला, इधर को गया, फिर इधर आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे जाकर के फिर ऐसे आया, ठीक, ओके। तो ये जो आपका रास्ता गया, हाँ ये देखो इसे बना देता हूं, हाँ ये रास्ता कुछ ऐसे जा रहा था आपके घर का। तो आपने जो ये एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। ये क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। एंड अगर आप अपने घर से सीधा सीधा एक लाइन खींच दो ऐसा, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, आपका एक दिन मन किया कि यार मैं ना इस रास्ते से मुझे मजा नहीं आता, मैं थोड़ा सा और आगे से घूम कर जाऊंगा। एक रास्ता था जो ऐसे जाता था, फिर नदी क्रॉस करता था, फिर ऐसे करके ऐसे जाता था, तो आप इससे भी जा सकते थे, राइट ना? हाँ, तो डिस्टेंस मतलब क्या? जो आपने एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है, जो आपने एक्चुअली पाथ ट्रेवल किया है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पॉइंट, शॉर्टेस्ट लाइन, ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर है एवरीवन? फिर से एक बात समझ लो, ये पॉइंट यहां पर ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए से लेकर के बी के बीच में 50 रास्ते हो सकते हैं। ये एक रास्ता, ये दो रास्ता, ये 3, ये 4, 50 रास्ते हो सकते हैं। सो व्हाट आर दीज? दीज आर द डिस्टेंस। लेकिन ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट होएगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट होएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये क्या है? दीज आर डिस्टेंस, दीज आर डिस्टेंस। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि डिस्प्लेसमेंट एक ही वैल्यू लेगा? क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट तो एक ही होगा ना, अगर सबसे शॉर्टेस्ट है तो वो तो एक ही होगा। इसलिए आप देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट की हमेशा यूनिक वैल्यू रहेगी, सिंगल वैल्यू रहेगी। जबकि रास्ते तो कितने भी हो सकते हैं, रास्ते तो कितने भी हो सकते हैं। तुम पृथ्वी को यहां से यहां तक जाना था, तुम सीधा भी जा सकते थे और ऐसे भी जा सकते थे, तो जाने के तो 50 रास्ते हो सकते हैं। इसलिए जो ये डिस्टेंस होता है इसकी कई सारी वैल्यूज होती हैं। यस और नो? एक और चीज समझो, किसी ने बोला कि मुझे ये रास्ता पसंद नहीं है, मैं दूसरा रास्ता ले लेता हूं, चलेगा, डिस्टेंस में फर्क आएगा, पर डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए तुमको इधर ही जाना पड़ेगा। अगर किसी ने सोचा एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा टिल्ट मार लेते हैं और फिर ऐसा जाएंगे, इस रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे, थोड़ा सा टिल्ट मारेंगे और ऐसे जाएंगे, तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या ये डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं। जैसे तुमने थोड़ा सा टिल्ट मारा तो चीजें बदल गई ना, जैसे थोड़ा टिल्ट मारा बदल गया। ये दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। अब ये वाला जो रास्ता होगा ये थोड़ा लंबा हो गया। क्लियर? तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू रहती है, डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू रहती है और वही सबसे कम होती है। थोड़ा सा अगर तुमने टिल्ट लेने की कोशिश की तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि रास्ता बदल जाएगा। अब एक मन में आपके सवाल आ सकता है कि सर आपने बोला कि ए से लेकर के बी तक डिस्प्लेसमेंट सीधा लाइन खींच दो। सर अगर मान लो रास्ता ही नहीं हुआ, मान लो बीच में जंगल है, ये घना जंगल है जिसके बीच में कोई नहीं जा सकता, तब तो सर हमको ऐसे जाना पड़ेगा ना, यहां से ऐसे करके फिर ऐसे जाना पड़ेगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा। ध्यान रहे, रास्ता है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन खींच दो, दैट्स योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है?
ओके सो अब डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या था, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, क्या है ये, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, उसके बाद डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, कहीं भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, 50 रास्ते हैं। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर थोड़ा भी डायरेक्शन बदला तो डिस्प्लेसमेंट नहीं रह जाएगा, तब वो शॉर्टेस्ट नहीं रह जाएगा, लंबा हो गया। ठीक है, इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन बदलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, वरना वो शॉर्टेस्ट नहीं रह जाएगा, वो बढ़ जाएगी उसकी वैल्यू। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो जरा इसको समझिए। यहां पर देखो होता क्या है, मुझे ए से लेकर के पॉइंट बी पे जाना है। ठीक, ओके, तो ऐसे में जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से लेकर के बी के बीच में स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, अगर कोई बोले ए से बी जाना था पर जा वो उल्टा है, ए से उल्टा जाने लगा, तो हम क्या बोलेंगे, ओ भाई किधर जा रहा है, तो जहां जाना था उसके उल्टा जा रहा है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन मैटर करता है। जाना उसको इधर था, जा वो इधर रहा है, तो कैसा डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ये वाला डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, ये बंदा इस बार उसने क्या किया, यहां गया, इधर जाकर के फिर वापस घूम के इधर ही आ गया, इसी पॉइंट पे आ गया, गया घूम करके वापस इधर ही आ गया, उसी जगह पर। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। गया घूम फिर करके वापस उधर ही आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अगर जहां जाना था वहां जा रहा है तो पॉजिटिव है, उल्टा जा रहा है तो नेगेटिव है, और गया था पर घूम फिर करके उसी जगह पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, जबकि अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस क्या बोलता है, मैं तो स्केलर हूं, मुझे तो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि तुम कैसे भी जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो तुम ऐसा से घूम घूम करके यहां जाओ, मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है, मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही रहूंगा। इसीलिए जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्शन से लेना देना है। सही डायरेक्शन में जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो नेगेटिव होगा, और या तो जाओ ही मत या तो घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाओ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि डायरेक्शन मायने रखता है, इसीलिए पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, इसकी पॉजिटिव ही रहेगी, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इट कैन टेक मल्टीपल वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, मैंने कहा ना 50 रास्ते हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। इट टेक्स ओनली सिंगल वैल्यू, शॉर्टेस्ट तो एक ही होगा, इसलिए सिंगल वैल्यू। इसका नेवर लेस देन डिस्प्लेसमेंट। सोचो जरा, अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है, अगर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है और बाकी जो भी हैं सब डिस्टेंसेस हैं, तो डिस्टेंस तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही रहेगा ना। सोच के देखो, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, व्हाट इज दिस, दिस इज द शॉर्टेस्ट ना, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। और ये कैसे हो गए, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो ये सारे के सारे इससे तो बड़े रहेंगे ना, तो ये इनसे कभी छोटा नहीं हो सकता। याद रखना, ये जो डिस्टेंस है ये इनसे कभी छोटा नहीं हो सकता। इट नेवर टेक्स वैल्यू लेस देन द डिस्प्लेसमेंट, ये कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा डिस्टेंस से कम या ज्यादा उसके बराबर होएगा। क्लियर है एवरीवन? तो मैं यहां पर ऐसा लिख सकता हूं कि जो ये डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा या तो बड़ा होता है और ज्यादा ही हुआ तो इक्वल होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। जैसे एक एग्जांपल के लिए समझो, मैंने ये पेन 100 रुपए का खरीदा। अब अगर कोई मेरे पास आता है और बोलता है कि भाई ये पेन मुझे बेच दे, तो मैं क्या बोलूंगा, 100 से तो ज्यादा रेट बोलूंगा, राइट? 100 से ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं, 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे बोल सकता हूं। लास्ट टू लास्ट अगर मैं बेचूंगा तो कितने पे बेचूंगा, मैं 100 पे ही बेचूंगा कि भाई ठीक है मैं कुछ नहीं कमाने वाला, पर मैं अपना नुकसान भी नहीं करूंगा। तो अगर मैंने 100 रुपए का खरीदा है तो लास्ट में 100 का ही बेचूंगा। ठीक है, तो मैंने कितने में बेचा, खरीदा 100 में और बेचा भी 100 में, तो इक्वल टू हो गया। और अगर मैंने इससे ज्यादा में बेचा, 101, 102, 103, 104, तो ऐसे में ये वाली वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसलिए याद रखना, हमेशा जो हम लोग सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस, जो हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अगर किसी को कोई फायदा नहीं चाहिए तो क्या बोलेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, पर अगर फायदा चाहिए तो वो ग्रेटर होना चाहिए। पर अगर आप डाउटफुल हो, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, नुकसान ना हो जाए, तो आप फिर ऐसा करते हो कि ठीक है ज्यादा रेट में नहीं बिक रहा है ना, कम से कम जितना मैं खरीदा है उतना में तो बेच दे ताकि नुकसान ना हो अपना। क्लियर है एवरीवन? सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बढ़ते हैं आगे। नाउ हम बात कर रहे थे चेंज ऑफ पोजीशन की। अभी तक तो पोजीशन ही बदल रहा था कि शॉर्टेस्ट रास्ता ले रहे थे या रैंडमली जा रहे थे। तो रैंडमली जा रहे थे तो डिस्टेंस, और अगर शॉर्ट में जा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट। अब उसी के बेसिस पे दो क्वांटिटीज और डिराइव होती हैं, एक होती है स्पीड और एक होती है वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। अब अगर कोई आदमी इधर से इधर जा रहा है, हो सकता है वो धीरे धीरे जाए और हो सकता है वो फास्ट जाए, तो स्लो एंड फास्ट, अब उसका भी कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसीलिए जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन रही है, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखो स्पीड क्या होती है, तो स्पीड होती है रेशियो ऑफ पाथ ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये कि जो स्पीड होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जबकि वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब वेलोसिटी में आपको क्या लेना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर, ध्यान रखना, यहां पर क्या लेना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां पर क्या लेना है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फर्क है दोनों में। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा था डिस्टेंस और दूसरा हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस को ध्यान में रख करके जब आप कैलकुलेशन करोगे कि कितना स्लो है कितना फास्ट है, तो वो कहलाएगा स्पीड। जबकि डिस्प्लेसमेंट को ध्यान में रख करके अगर आप कैलकुलेशन करोगे कि कौन ज्यादा तेज है कौन स्लो है, तो वही कहलाएगा वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ गए? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो भाई कितना रास्ता ट्रेवल किया है वो होगा उसका डिस्टेंस। ठीक, अच्छा, दोनों की यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस भी मीटर में होती है, डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में होता है, टाइम सेकंड में, यहाँ पे टाइम सेकंड में। तो यूनिट क्या निकल के आएगी दोनों की, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो दोनों की जो यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड ही आएगी। ओके, एक और चीज, एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इसके ऊपर अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड इज व्हाट, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल कितना टाइम लगा। कई बार पता है क्या होता है, हम जो यात्रा करते हैं ना वो टुकड़ों में करते हैं। अब जैसे मान लो आपको यहां से गांव जाना है, 500 किलोमीटर की जर्नी है, क्या आप यहां से गाड़ी में बैठे और 500 किलोमीटर की जर्नी सीधा एक सेट में कर दिए क्या, जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले आप पॉइंट ए से बी में गए, बी में थोड़ी देर रुके, फिर बी से सी में गए, फिर सी से डी में गए, राइट ना। तो ये ए से बी हो गया, फिर बी से सी हो गया, फिर सी से डी हो गया। मान लेते हैं ये 100 किलोमीटर था, ये था 150 किलोमीटर, ये था 250 किलोमीटर। ठीक है, यहां पर टाइम लगा 2 आवर्स, यहां पर टाइम लगा 3 आवर्स, यहां पर टाइम लगा 5 आवर्स। तो कोई बोले एवरेज स्पीड निकालने के लिए, ठीक है, तो ये जो स्पीड है एवरेज स्पीड निकालने के लिए, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या बोला है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 प्लस 150 प्लस 250, तो कितना बन जाएगा 100 प्लस 150 प्लस 250 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे। तो 2 प्लस 3 प्लस 5, तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, 250 प्लस 150 400 और एक 500, तो 500 डिवाइड बाय 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज दिस, दिस इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है, ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड है। तो हमने क्या किया, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लिखा, टोटल कितना टाइम लगा वो लिखा, दैट्स ऑल। उन दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड कर दिया, यही होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का फंडा कब लगता है, जब यात्रा एक सेट में नहीं होती, इतने डिस्टेंस पे कुछ और स्पीड थी, इतने डिस्टेंस पे कुछ और, इतने डिस्टेंस में कुछ और। अब देखो सोचो जरा, जब आप एकदम घर से निकले हो, एकदम फ्रेश हो, एनर्जी हाई है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आप काफी स्पीड में चलाएंगे। धीरे धीरे करके थकेंगे तो स्पीड कम 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 होती जाएगी। तो यात्रा में क्या है कि हर बार आपकी अलग अलग स्पीड है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, सारा डिस्टेंस ऐड कर दो कि टोटल जर्नी कितनी थी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, दैट विल गिव यू एवरेज स्पीड। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई एवरेज वेलोसिटी बोले तो वेलोसिटी के केस में करना क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेना होता है। वेलोसिटी कुछ नया नहीं है, जैसा स्पीड के कॉन्सेप्ट है वैसे वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट है, बस स्पीड में आपको डिस्टेंस देखना होता है एंड वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट देखना होता है।
ठीक है। अच्छा, ये आप फटाफट लिख लेना पॉज करके, एंड इसके बाद फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं। देखो इधर देखो सब लोग, ये है पॉइंट ए, एक बंदा था वो ए से शुरू हुआ, गया 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 यहां पर, और यहां जाने के बाद वो वापस मुड़ करके आया इस पॉइंट पे। दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट बी, ठीक है। अब पॉइंट ए से जब उसने चालू किया, यहां से यहां पर था 100 किलोमीटर, ठीक है, दिस डिस्टेंस वाज 100 किलोमीटर। उसके बाद जब वो घूम करके आया, दिस इज 75 किलोमीटर, और इस पूरी यात्रा में जो उसको टाइम लगा वो लगा 2 आवर्स। तो अब यहां पर आपको सवाल पूछ रखा है, नंबर 1 कैलकुलेट स्पीड, एंड दूसरा पूछ रखा है कैलकुलेट वेलोसिटी। दो सवाल आपसे पूछ रखे हैं। एक बंदा था वो गया और जाने के बाद वापस आया, ठीक है। तो बताइए उसकी स्पीड कितनी है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो याद करो, स्पीड में क्या देखना होता है, स्पीड में देखना होता है टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो भाई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ट्रेवल कितना डिस्टेंस किया, यहां से गया और यहां पे वापस आया, तो ये डिस्टेंस 100 है और ये डिस्टेंस 75 है। तो स्पीड उसकी कितनी हो गई, 100 प्लस 75, ये उसका डिस्टेंस हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम उसको कितना लगा 2, तो 175 अपॉन 2, तो कितना हो गया 87.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 87.5 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड हो गई। वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, तो भाई वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक चीज सोचो, ये इनिशियल उसका पॉइंट है, दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल है, और ये वाला पॉइंट क्या है उसका फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से लेके बी के बीच में, क्या यही होगा, क्या ए से लेके बीच में यही डिस्टेंस है, सोचो जरा, क्या ए से लेके बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो यही है ना। अरे एक चीज सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट गया और घूम फिर करके वापस उसी पॉइंट पे आ गया, वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हो गया, 0। अब बोलोगे नहीं नहीं सर 0 कैसे हुआ, ये वाला पॉइंट ये है और ये वाला पॉइंट अलग अलग है, ये दोनों पॉइंट अलग अलग है ना सर, इसके बीच में डिस्टेंस है ना, राइट। देखो आप अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं हुए हो कि इतना इतना सा कोई कैलकुलेशन करे, और वैसे भी ये जस्ट दिखाने के लिए, अगर मैं आपको ऐसा दिखाऊं कि ये वाला पॉइंट शुरू हुआ और घूम करके वापस मैं यही रास्ता लूं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप चाहो तो मैं ऐसा भी बता सकता हूं, जैसे इसी डायग्राम को मैं ऐसा बता देता हूं कि ये जो बंदा था पॉइंट ए से शुरू किया, गया यहां पर 100 किलोमीटर और वापस आ करके फिर यहां पर आया पॉइंट बी पे। तो जाते वक्त की जो यात्रा थी वो 100 किलोमीटर की थी और आते वक्त की यात्रा 75 थी। तो ए से लेकर के बी के बीच का जो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कितना है, क्या ये 25 है, सोचो जरा, क्या ये 25 है, यस। तो यहां पर वेलोसिटी के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 25। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है यहां से यहां तक के बीच का, 25 है। ये पूरा 100 है, इसमें से 75 है, तो ये कितना है 25। तो 25 अपॉन टाइम कितना है, तो टाइम तो 2 ही घंटे लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। कुल मिला के वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है एंड स्पीड के लिए आपको टोटल लिखना होता है, टोटल लिखना होता है। क्लियर, समझ में आया। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 100 रुपए कमाया था और बाद में 75 गंवा दिया, आप ऐसा समझो, 100 रुपए कमाया 75 गंवा दिया, तो बचा कितना, 25 ही तो बचा। तो 2 घंटे में 25 रुपए कमाए, तो 1 घंटे में कितना कमाए, 12.5। लेकिन अगर कोई पूछे कि बता पूरे 2 घंटे में तेरे साथ क्या हुआ, तो बोलेगा मैंने पहले 100 रुपए कमाए फिर 75 गंवाए। अब जो गंवाया उसमें भी मेरा टाइम गया, तो मैं उसको माइनस ट्रीट ना करके उसको प्लस ट्रीट कर रहा हूं, तो देखो मेरा एवरेज 87.5 कर रहा। खैर ये वाला जो एग्जांपल है वो यहाँ पे अप्लाई करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पैसों की कमाई के टर्म्स में हम लोग ये डायरेक्शन वगैरह देखते नहीं है। लेकिन अगर आप नोटिस करो कि जैसा ये जो स्पीड हो गया, स्पीड में पूरा रास्ता देखा जा रहा है और वेलोसिटी में सिर्फ इनिशियल और फाइनल के बीच का गैप, तो बस उतना ही हिसाब किताब आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। क्लियर। तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लेना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चंस। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है जी, 16 मीटर ट्रेवल करता है 4 सेकंड में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड।
व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या है। अच्छा, अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को करते हुए बच्चों लोग एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक समझोगे ही नहीं तब तक क्वेश्चन होएगा ही नहीं, ठीक है। तो वर्क ऑन योर इंग्लिश, अपने इंग्लिश पे वर्कआउट करो, वर्ड प्रॉब्लम है खासकर, और कभी भी एक सेंटेंस में पूरा पढ़ने की कोशिश मत करो। देखो हमको तो टाइम हो गया, हम तो काफी टाइम से पढ़ा रहे हैं, इसके लिए अब हमको एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर आप ये सब चीजें फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में आपके सामने आ रहा है, तो तोड़ तोड़ के पढ़ो। कैसे? एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल, अच्छा ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर इन 4 सेकेंड, अच्छा 16 मीटर उसने 4 सेकंड में ट्रेवल किया, ओके ठीक है, इतना समझ में आ गया मुझे कहानी। उसके बाद एंड देन अनदर 16 मिनट इन 2 सेकेंड, ओके, अच्छा अगला 16 मिनट 2 सेकंड में, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द एवरेज, अच्छा एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश का मैटर समझ में आया। उसके बाद जो सेकंड चीज आपको देखना है कि क्या आप उससे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्या वो डिराइव कर पा रहे हो और उसको फॉर्मूले में लगा पा रहे हो। तो बेसिकली फॉर्मूला एंड फॉर्मूले में लगने वाले जो ये इनपुट हैं, फॉर्मूला एंड फॉर्मूले में लगने वाले जो इनपुट हैं, क्या आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, क्या आप उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। जैसे यहां पर क्या दिया था, ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था और ये पॉइंट सी था, 3 पॉइंट है। तो ए से लेकर के बी के बीच में मान लो 16 मीटर का डिस्टेंस था, कितना 16 मीटर का, कितना टाइम लगा 4 सेकेंड, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर, तो बी से लेकर के सी तक मान लेते हैं अगले और 16 मीटर है और इसमें टाइम कितना लगा 2 सेकेंड लगा। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश समझा और मुझे ये समझ में आ गया कि यहां पर एवरेज स्पीड पूछा गया है एंड जो ये स्पीड एवरेज होती है इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पे 2 पार्ट में जर्नी हो रही है, तो पहले का डिस्टेंस मान लेते हैं d1, दूसरे का डिस्टेंस d2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। ये जस्ट मैं ऐसे फॉर्मूला लिख रहा हूं, वरना आपको पता ही है कि करना क्या है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना है 16 प्लस 16 है कि नहीं, 16 प्लस 16 डिवाइड बाय टाइम कितना है 4 प्लस 2, 4 प्लस 2, तो कितना बन गया ये 16 प्लस 16 32, 4 प्लस 2 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको कट करो, 2 3 जा 6, उसके बाद 16, 16/3, तो कितना हो गया 5.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज दिस 5.3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड, क्लियर। तो दूसरा मेरे को यह समझ में आया कि फॉर्मूला क्या लगेगा और उसके इनपुट, एंड उसके बाद लास्ट में क्या है कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस। अब बात पता है क्या होती है, जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं आपका आंसर नहीं आता तो आप क्या बोलते थे, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, ये तो फिजिक्स से डिफिकल्ट है। भाई चेक करो, डाइसेक्ट करो, काट काट के देखो कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहां है। जैसे जब आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप दुकान वाले के मैकेनिक के पास लेके जाते हो, ठीक है, आपको तो चलो पता नहीं चलता, मैकेनिक क्या करता है एक एक पार्ट को देखता है कि कहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। गाड़ी के फ्रेम में प्रॉब्लम है, गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है, गाड़ी के स्टीयरिंग में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहां है, जहां प्रॉब्लम होता है उसको ठीक करता है और गाड़ी आपको ठीक करके दे देता है। ऐसे तो नहीं करते ना कि गाड़ी नहीं चल रही है तो चलो कबाड़ में फेंक दो, पूरी गाड़ी बर्बाद है। अरे पूरी गाड़ी थोड़ी बर्बाद है, कहीं पर कोई इश्यू होगा, कोई पंचर ही होगा, छोटा सा पंचर जिसकी वजह से गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। आप पता है क्या गलती करते हो, आप क्वेश्चन देखते ही बोलते हो कि मेरे से नहीं हो रहा। ऐसा कभी नहीं करना है, देखो प्रॉब्लम कहां है, समझ में नहीं आ रहा मतलब इंग्लिश का प्रॉब्लम है। अच्छा समझ में तो आ गया, आप जो इनपुट है उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, पता ही नहीं चल रहा आपको कि ये क्या है, ये क्या चीज है, पता ही नहीं चल रहा, ये क्या है, ये क्या है, आपको पता ही नहीं चल रहा। तो प्रॉब्लम क्या वहां पर है कि आप इनपुट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो और यही पता नहीं चल रहा है कि फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूले के बारे में नहीं पता चल रहा है तो भाई आपको फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा और इनपुट के लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूं कि इनपुट कई बार समझ में नहीं आता कि क्या दिया हुआ है। तो आप एक चीज सोचो, जैसे आपको नहीं पता चल रहा कि ये क्या है, आपको नहीं पता चल रहा ये क्या है, यूनिट चेक करो, मीटर लिखा है, मीटर किसका यूनिट हो सकता है, सोचो जरा, मीटर किसका यूनिट होता है, आइदर डिस्टेंस का आइदर डिस्प्लेसमेंट का, इसी का ही होता है। तो या तो ये डिस्टेंस होगा या तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा है तो इसका मतलब पक्का ही डिस्टेंस ही होगा। अच्छा दूसरी चीज ये देखो, ये क्या है 2 सेकेंड, यूनिट देखो, यूनिट क्या है सेकेंड्स, तो सेकेंड्स मतलब क्या, किसका यूनिट है ये, टाइम का, तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है,
क्लियर। मान लो किसी का यूनिट मीटर पर सेकंड दिया है, तो इसका मतलब वो क्या है, आइदर वो स्पीड है और आइदर वो वेलोसिटी है। मान लो किसी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, इसका मतलब वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो पक्का एक्सेलरेशन है। आगे चल करके पढ़ेंगे उस चीज को, वो पक्का एक्सेलरेशन है, समझ गए। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है कि जो ये यूनिट है, ये यूनिट किस चीज का दिया हुआ है, यूनिट से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट में कैलकुलेशन। कई बच्चे ऐसे हैं कि कैलकुलेशन में आकर के वो सिली मिस्टेक कर देते हैं और फिर उनका पूरा कॉन्फिडेंस डाउन होता है कि मेरे को तो सर आता ही नहीं है। डाइसेक्ट करो, डाइसेक्ट कि कहां पर प्रॉब्लम है उसको सुलझाओ। अगर आपका सिली मिस्टेक्स में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये हो गया कि बस आपको इतने से पे वर्कआउट करना है, थोड़ा सा ध्यान से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। हर जगह प्रॉब्लम एक जगह है और आपने पूरे को रिजेक्ट कर दिया तो वो बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखो। चलो बढ़े आगे, इसको कॉपी कर लेना। और कॉपी करने से पहले एक बार हम लोग आंसर भी जरूर चेक करेंगे, क्योंकि बिना चेक किए आगे बढ़ना सही नहीं होता है। यस दैट्स करेक्ट, 5.3 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमेशा जब भी क्वेश्चन करें पीछे से आंसर जरूर चेक करें, क्योंकि कई बार होता है कि हमसे कोई गलती हो गई, कोई सिली मिस्टेक हो गई, हमने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया, कन्वर्जन नहीं किया, तो हमेशा आंसर चेक करके ही आगे बढ़ेंगे, आप कितना भी कॉन्फिडेंस होने दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर मूव along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 सेकेंड। अच्छा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है या वो हो जा रहा है। तो अ फार्मर मूव along the boundary, अ फार्मर मूव along the boundary of a square field, ठीक है। एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड की बाउंड्री के अराउंड मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये है मेरे पास, ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, ये एक स्क्वायर फील्ड है। अब ये जो फार्मर है ये कैसा मूव कर रहा है, स्क्वायर फील्ड जिसका साइड कितना दिया हुआ है, 10 मीटर है। ओके जी, ये 10 मीटर, तो ये भी तो 10 मीटर है, फिर ये भी 10 मीटर होगा और ये भी 10 मीटर होगा, है ना। ये स्क्वायर फील्ड है, इसकी साइड 10 मीटर है इन 40 सेकेंड। कितना, 40 सेकेंड। मतलब कि अगर वो यहां से स्टार्ट करता है पॉइंट ए से, अगर वो फार्मर पॉइंट ए से स्टार्ट करता है तो 40 सेकंड में वो पूरा घूम के वापस आ जाता है। 40 सेकंड में पूरा आ जाता है, इसका मतलब क्या, 10 सेकंड इधर, 10 सेकंड इधर, 10 10 10, राइट ना। मतलब हर एक साइड जाने में उसको कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड। हर एक साइड जाने में उसको कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड, क्योंकि 40 सेकंड में वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा आपसे पूछ रखा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछ रखा है डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। ये भी तो बोल सकते थे ना, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो डायरेक्शन आपसे नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, आपसे इतना पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। कितने देर में, 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले ये तो पता करो कि 2 मिनट 20 सेकंड में वो होगा कहां। अच्छा 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब 2 मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट का मतलब कितना हो गया 120 सेकंड, और इसमें 20 सेकंड ही और ये एक्स्ट्रा कर दो, ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 140 सेकंड, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना है हमारे पास 140 सेकंड। मतलब टोटल ये जो बंदा है, ये फार्मर है, 140 सेकंड चला। तो चलो देखते हैं कि 140 सेकंड में वो कहां पर पहुंचा होगा। तो समझना, पॉइंट ए से स्टार्ट किया, कितना समय है उसके पास 140 सेकंड, 10 20 30 40, 140 में से 40 गया, 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140, मतलब वो कहां पर रहा होगा, यहां पर पॉइंट बी पे। समझ में आया। फिर से सुनो, जो स्क्वायर है फील्ड है उसके साइड 10-10 मीटर है, उसको 40 सेकंड लगते हैं पूरे इधर जाने में। तो इसका मतलब एक साइड में कितना लगेगा 10 सेकंड लगेगा, 10 20 30 40, तो 40 सेकंड में वापस आ गया। इस बार वो बंदा कितना घुमा, 140 सेकंड के लिए घुमा, तो कहां पर पहुंचा होगा। तो शुरुआत अगर यहां से किया तो यहां पर 10 सेकंड लगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140, तो 140 सेकंड में वो कहां पर पहुंचा, पॉइंट बी पे, राइट। तो इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट यहां पर बी है। तो आपको पूछ रखा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। क्या ये डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो जरा, क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट है ए से बी, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपका क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं,
क्या आप ए और बी की क्या आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस, कैसे निकालेंगे ए बी की वैल्यू? तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। सो ए बी क्या हो जाएगा? ए बी विल बी इक्वल टू, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? ये देखो, आई थिंक इतना तो आपको पता ही होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ये ऑपोजिट है, और ये वाला क्या कहलाता है? एडजेसेंट है। तो मालूम है ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू एडजेसेंट स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू एडजेसेंट का स्क्वायर प्लस ऑपोजिट का। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाली वैल्यू है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दैट इज 10 स्क्वायर स्क्वायर होता है 100 प्लस 100, तो अंडर रूट 200, 200 का रूट निकालो तो कितना आ जाएगा? 10√2। तो ये जो ए बी की वैल्यू होगी, ये ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10√2 मीटर, ठीक है, दैट इज योर आंसर। ये वाली जो ए बी होगी वो कितनी होगी? 10√2, ठीक है। और एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, इन द फ्यूचर काम आएगा। अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये दोनों साइड अगर इक्वल है, मान लेते हैं अगर ये साइड ए है और ये साइड भी ए है, तो ये वाली साइड a√2 हो जाएगी। ये याद रखना इन द फ्यूचर शॉर्टकट। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये a है और ये a है, तो ये साइड कितने हो जाएगा? a√2। दैट मीन्स मान लेते हैं अगर ये वैल्यू है 5 और ये वाली वैल्यू भी 5 है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? 5√2, ठीक है। मान लेते हैं अगर ये वैल्यू है 7, ये वाली वैल्यू भी है 7, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? 7√2, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू 15 है, ये वाली 15 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 15√2। क्लियर है एवरीवन? पर शर्त क्या है कि ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 5 है और ये 10 है और आप इसको कुछ और बना रहे हो, √2 लगा, जी नहीं, तब नहीं करना है। तब तो आपको यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ओके, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप रीचेज द ग्राउंड इन 5 मिनट। ओके, एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो स्पेसशिप से जो सिग्नल है, स्पेसशिप से जो सिग्नल है वो ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा? 5 मिनट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द ग्राउंड? शिप का जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो कितना था? ये देखो, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, दिस इज योर अर्थ, ये आपका अर्थ है। आपको मालूम है ना, अर्थ के ऊपर ऐसे खंबे लगे होते हैं, ये एंटीना होता है, और यहां पर एक वो घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है या स्पेसशिप घूम रहा है। स्पेसशिप ने क्या किया? इसको सिग्नल भेजा, ये सिग्नल भेजा। आपको पूछ रखा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, एंड ये शिप है। आपको पूछ रखा है ये डिस्टेंस कितना है, आपको पूछ रखा है डिस्टेंस कितना है, ठीक। क्वेश्चन समझ में आ गया, इंग्लिश समझ में आ गई। तो डिस्टेंस क्या होता है? तो देखो, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होगा ना, क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो सवाल है कि जो ये सिग्नल है, सिग्नल की स्पीड क्या है? और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो सिग्नल होती है ना, ये लाइट की स्पीड से चलती हैं। ये जो सिग्नल होती है लाइट की स्पीड से चलती हैं। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है? आपको मालूम है, लाइट की स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना, जो लाइट होती है, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप बोलोगे ये क्या है? 10⁸ का मतलब क्या हो गया? मतलब ये कि 3 के पीछे 8 जीरो हैं, 3 के पीछे 8 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ये 1 सेकंड में इतना मीटर। अच्छा, एक काम करते हैं, 3 जीरो हटा देते हैं और इसको किलोमीटर कर देते हैं। तो ये कितना बना है? 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो, ये लाइट की स्पीड होती है, कितनी होती है लाइट की स्पीड? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो 1300 किलोमीटर है, जस्ट 1300। और ये लाइट कितनी स्पीड से चलती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई स्पेसशिप है, जो मूवीज में देखते हो ना, स्पेसशिप है, अगर गलती से ब्रेक दबाने में, और तुम लाइट की स्पीड से जा रहे हो, और अगर गलती से तुमको 1 सेकंड की देरी हो गई
ब्रेक दबाने में तुम कितना दूर पहुंचोगे? 3 लाख किलोमीटर। मुंबई से दिल्ली ही जब 1300 किलोमीटर है, 1300 किलोमीटर, तो सोचो 3 लाख किलोमीटर कितना होगा अगर आप लाइट की स्पीड से जा रहे हो तो। ठीक है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इज द स्पीड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लग रहा है? टाइम कितना है? 5 मिनट। अच्छा, बाय द वे ये करने से पहले ना आपको जो जो इनपुट है उसे लिख लेना चाहिए। ठीक है, नहीं ये नहीं, चलो हटाओ, सिलेक्शन का वो ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ, सबसे पहले ये सब करने से पहले ना आपको लिख लेना चाहिए आपको क्या क्या पता है। तो हमें स्पीड पता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमें स्पीड पता है, हमें स्पीड कितना पता है? 3 × 10⁸ और दूसरा हमको क्या पता है? टाइम पता है। टाइम की वैल्यू कितनी है? 5 मिनट। अब मिनट तो ऐसा यूनिट नहीं है, मिनट को किस में चेंज करना पड़ेगा? सेकंड में। तो 5 मिनट को इंटू 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड। तो टाइम की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा? 5 × 60। ठीक, ओके। अब क्या? तो अब भाई करो इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? ये 0 और ये देखो, 5 × 6 = 30, 30 × 3 90 इंटू 10⁻, ये 8 था और एक ये 0, या ऐसा कर लो, आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसको 900 कर देते हैं। ठीक है ना। 5 × 60 कितना बन गया? 300, 300 × 3 900, 900 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, यहाँ के 2 0 को कम कर दो तो यहाँ के 2 0 को बढ़ा देना। मतलब अगर ये 9 किया आपने तो ये 10⁻10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से 2 0 घटाए ना, तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये अगर 900 का मैंने 9 किया, देखो कम किया ना मैंने, 900 का 9 बनाया, 2 डिजिट उड़ा के मैंने 900 का 9 बनाया, तो 2 डिजिट यहाँ कम किया, तो यहाँ पे मैं 2 डिजिट बढ़ाऊंगा तो 10⁸ का क्या हो जाएगा? 10⁻10। ठीक है, एक चीज समझो, जैसे मान लो ये है 5 × 10⁻5, अगर मैं 5 का 50 कर देता हूं तो क्या मैंने 5 से 50 एक डिजिट बढ़ाया है? 5 कम होता है, 50 ज्यादा होता है ना, तो मैंने एक डिजिट बढ़ाया है। तो अगर मैंने इसको एक डिजिट बढ़ाया तो इसको एक डिजिट कम करना पड़ेगा, तो ये 10⁻ क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया? अच्छा, इसी चीज को अगर मैं ऐसा कर देता हूं, 5 को मैं 0.5 कर देता हूं, लेट से 5 का मैंने 0.5 किया, कम किया ना, 5 बड़ा होता है 0.5 छोटा होता है, तो मैंने 5 को एक डिजिट से कम किया, तो मैं इसको एक डिजिट से बढ़ा दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻6। तो आप लेफ्ट वाले को जितना डिजिट से कम करते हो, राइट वाले को उतने ही डिजिट से बढ़ाना होगा। लेफ्ट वाले को जितने डिजिट से बढ़ाओगे, राइट वाले को उतने ही डिजिट से कम करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड नहीं है, ये मीटर होगा, ये मीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये मीटर होगा, ये ध्यान रखना। क्यों मीटर होगा? क्योंकि ये वाला जो सेकंड है और ये वाला सेकंड आपस में कट जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। दिखाऊं कैसे? चलो पूरा दिखा देता हूं मैं कैसे कटेंगे, इसको पूरा लिख देता हूं मैं। दिस इज, ये देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, और ये टाइम कितना है? 5 × 60 सेकंड। ठीक है, 5 × 60 सेकंड। क्या ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया? 900 × 10⁸, सिर्फ मीटर रह गया, राइट। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9 × 10⁻10 मीटर। अब कोई बोले कि सर इसको उसमें चेंज कर दो किलोमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 डिजिट उड़ा दो, तो ये कितना बन जाएगा? 9 × 10⁻7 किलोमीटर। पूरा एक्सपेंड करना है, 9 के पीछे 7 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर, इतना किलोमीटर है। कितना हो गया ये? 9 करोड़ किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है शिप और अर्थ के बीच में? 9 करोड़ किलोमीटर भाई, 9 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया? तो इसको जल्दी से कॉपी आप कर लेना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ अ कार। ओडोमीटर क्या होता है? आपने देखा होगा कार के पास 2 मीटर होते हैं, एक ओडोमीटर और एक स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो बताता है कि गाड़ी कौन सी स्पीड पे है, एंड ओडोमीटर बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ओके। अब द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। ओके, इसका मतलब जब यात्रा शुरू हुई थी, यात्रा कब शुरू हुई होगी? जब टाइम की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तब ओडोमीटर पे कितना डिस्टेंस दिखा रहा था? तब ओडोमीटर पे कितना डिस्टेंस दिखा रहा था जो उसने कवर किया? इनिशियल तो ओडोमीटर पे डिस्टेंस दिखा रहा था 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर, ठीक है ना, 2000 किलोमीटर। ठीक है, एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। और जब ट्रिप एंड हुई
तब कितना दिखा रहा था, 2400 किलोमीटर। तो मतलब फाइनली जो उसके ऊपर दिखा रहा था वो कितना दिखा रहा था, 2400 किलोमीटर। ठीक है। इफ द ट्रिप टुक 8 आवर, ओह इसका मतलब फाइनल टाइम क्या रहा होगा, अगर स्टार्टिंग टाइम 0 है, मतलब तुम्हारे पास अगर स्टॉप वॉच है, तो शुरुआत तुमने 0 से किया होगा, 8 घंटे बाद, 8 घंटे तक ट्रिप चली ना, तो अभी का टाइम कितना हुआ होगा, 8। तो अभी का डिस्टेंस कितना बता रखा है, 2400। आपसे बोल रखा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर। एवरेज स्पीड, ठीक है भाई, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो जरा, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है। स्टार्टिंग में उसके ऊपर 2000 लिखा हुआ था और अभी 2400 है, तो इसका मतलब कि जो ये डिस्टेंस है क्या वो 400 किलोमीटर है, क्या डिस्टेंस 400 किलोमीटर है, यस और नो। 2000 तो पहले से था ना, और अभी कितना हुआ 2400, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 400। और टाइम कितना लगा, शुरुआत में स्टॉप वॉच पे 0 लिखा था, अभी 8 लिखा था, तो टाइम कितना हो गया 8। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और टाइम कितना लगा 8 आवर्स। तो सॉल्व करने पर कितना बना 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। ठीक है। अच्छा कोई ऐसा तो नहीं कि जिसके मन में ये आ रहा है सर एक काम करते ना, आपने देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था सर, एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला बताया था टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। तो सर ऐसा करते हैं ना कि ये जो d1 है, d1 की जगह पर 2000 आ जाएगा, d2 की जगह पर 2400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2 0 प्लस 8, ऐसा कर देंगे सर। भाई ऐसा थोड़ी होगा, 2000 किलोमीटर तो उस पर लिखा हुआ था जब आपने यात्रा शुरू भी नहीं की थी, तब उसके ऊपर 2000 लिखा हुआ था, वो आपकी कमाई नहीं है। ये फॉर्मूला तब करते हैं यूज जब 2000 भी आपकी कमाई थी और 2400 भी आपकी कमाई थी। मान लो मार्केट से नई नई गाड़ी खरीदा, उसके ओडोमीटर पे 0 लिखा था, लद्दाख घूम के आ गए और घूम के आ गए, तब 2000 की डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, और फिर आगे जाकर के बोलते हो कि चलो अभी केरला घूम के आएंगे और उसमें 2400 किलोमीटर लगा दिए। तो ये दोनों यात्रा आपकी करीबी थी ना, इसलिए अगर वहां पर कोई बोले एवरेज स्पीड तो दोनों ऐड होंगे। समझ में आया। यहां पर ये 2000 किलोमीटर तो आपका यूज किया हुआ था ही नहीं, आपने तो शुरुआत 2000 से की और एंडिंग 2400 पे हुआ, तो ये 2000 आपका बिल थोड़ी है जो आप ऐसा करोगे। क्लियर। ये बात ध्यान में रखना कि आपके हाथ में जब दिया गया तब कितनी वैल्यू थी और आपने कितना खर्चा किया वो आपको लिखना है यहां पर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसको कॉपी कर लो फटाफट, पॉज करके चलो बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। ओके 90 मीटर लॉन्ग पूल। चलो जरा इसका पूल का शेप बनाते हैं, कैसा होगा पूल। पक्का कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। उषा स्विम इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। इसका लेंथ कितना बता रखा है 90 मीटर, ठीक है। दिस इज 90 मीटर। शी कवर 180 मीटर इन 1 मिनट। 1 मिनट, अच्छा 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। 60 सेकंड में वो 180 मीटर कवर कर लेती है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। बेसिकली वो ऐसे जा रही है, आ रही है, इस टाइप का वो मोशन दिखा रही है, ठीक है। 60 सेकंड में कितना 180 मीटर। ओके जी। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। आपसे क्या पूछ रखा है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। किस चीज के लिए, इस चीज के लिए आपसे पूछ रखा है। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड में उसने 180 मीटर ट्रेवल किया, एवरेज स्पीड क्या होगी एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे स्पीड एवरेज, तो एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम देखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अरे भाई दिमाग में रखो ना कि टोटल ही करना होता है, ठीक है। लिखो या मत लिखो पर दिमाग में रखो कि जब भी बात एवरेज की आएगी तो टोटल करना होता है। अब अगर यात्रा एक ही सेट में हो रखी है तो वही आपका टोटल है, अगर मल्टीपल स्टेप्स में है तब तो सबको ऐड कर दो, ठीक है। हाँ, तो एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम देखना होगा एंड एवरेज वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी एवरेज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखना होगा। यस और नो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट। अब सोचो क्या हुआ होगा, 1 मिनट में उसने 180 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है।
तो ऐसा देखते हैं, यहां से शुरुआत यहां से हुई तो 90 मीटर गई और घूम करके वापस 90 मीटर, तो ये 90 और ये 90, क्या 180 मीटर हुआ और टाइम कितना लगा 60 सेकेंड। तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया 90 और 90 180 मीटर, तो डिस्टेंस कितना है 180 मीटर और टाइम कितना लगा 60 सेकेंड। तो कितनी होगी 0 से 0 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए क्या लेंगे टोटल डिस्टेंस। एंड वेलोसिटी एवरेज क्या होगी, तो वेलोसिटी एवरेज के लिए क्या देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। अब सोचो 90 मीटर उस पुल की लेंथ है, टोटल 180 मीटर ट्रेवल किया, तो 90 गई 90 वापस आई, क्या जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गई, जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे वापस आ गई। यस, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। टाइम कितना लगा, अब जब न्यूमरेटर 0 हो गया तो टाइम कितना लगा, उससे क्या फर्क पड़ता है 60 सेकंड। चलो अभी भी लिख लेते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज दिस इज वेलोसिटी एवरेज। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी है। ओके, समझ में आया। अब आपके मन में सवाल आएगा सर बट आपने तो कहा था टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो एक काम करते हैं ना सर, ऐसा करते हैं ना, ये जाते वक्त 90 प्लस आते वक्त 90 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो चलो 60 सेकंड दिया हुआ है, तो ये सर ये देखो ये 180 अपॉन 60 ये करके तो देखो सर आंसर वही आता है 3 मीटर पर सेकंड। ये पहला वाला ये थोड़ी आंसर आ रहा है, तो ये आपको बेटा करना ही नहीं है ना ऐसा, ये आपको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, तो जाते वक्त अगर वैल्यू प्लस 90 लोगे तो आते वक्त यही वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 90, राइट। कैसी क्वांटिटी है वेलोसिटी वेक्टर, तो जाते वक्त की वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो आते वक्त की वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव। तो जाते वक्त का प्लस 90 और आते वक्त का माइनस 90, प्लस 90 माइनस 90, तो प्लस 90 माइनस 90, बात खत्म हो गई, 0 हो गई। ठीक है, यहां पर जरूरत ही नहीं है, यहां पर दोनों ही प्लस रहेगा, जाते वक्त भी 90 आते वक्त भी 90, तो ये ऐसा रहेगा 90 प्लस 90, क्योंकि यहां पर डायरेक्शन आपको देखना नहीं होता, जबकि यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर एक होगा प्लस 90 तो दूसरा होगा माइनस 90। ठीक है, समझ में आया। ओके, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे, पॉज करके कर लीजिए इसको कॉपी। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी, स्टार्टिंग फ्रॉम a स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट है मान लेते हैं यहां पे। ठीक है, ये पैडल करने लगता है और क्या वेलोसिटी इसकी बता रखी है 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। ठीक है, then he apply brake such that the velocity of the bicycle come down to 4 meter per second in next calculate the acceleration of bicycle। ओह, मुझे लगता है बच्चा ये क्वेश्चन गलत आ गया यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है अभी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन आपसे पूछ रहा है, एक्सेलरेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन गलत आ गया है। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। ओहो, ये क्वेश्चन भी आई थिंक गलत आ गया, इसमें भी एक्सेलरेशन आपसे पूछा है, अभी एक्सेलरेशन हमने पढ़ा नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला फाइंड द एक्सेलरेशन, ये भी गलत आ गया है। चलो, तो ये तो था आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है चेंज ऑफ पोजीशन ही है, बट थोड़े से इसमें और टर्म्स आने वाले हैं, तो चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है तो हम बोलते हैं कि उसका जो मोशन है वो कैसा है यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसा समझिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। ठीक, तो पहले उसने यात्रा ए से बी करी, फिर बी से सी करी, फिर सी से डी करी एंड सो ऑन। तो ये 1 घंटा है 1 आवर, ये भी 1 आवर, ये भी 1 आवर, और यहां पर उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर, राइट। हर घंटे में वो 5 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, हर घंटे में 5 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ की वेलोसिटी देखूं तो यहाँ का डिस्टेंस कितना है 5 और यहाँ का टाइम कितना है 5, तो यहाँ की वेलोसिटी क्या है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ का कितना है 5 किलोमीटर पर आवर,
यहाँ का कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। तो आप एक चीज देख रहे हो क्या, ये जो वेलोसिटी है पहले भी 5 थी, बाद में भी 5 है, उसके बाद भी 5 है, तो हर एक घंटे में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हर एक घंटे में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इसलिए हर बार की जो वेलोसिटी है वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी सेम होती है, इसलिए क्या लिख रखा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अगर आपकी गाड़ी उसी स्पीड से जा रही है, अगर आपकी गाड़ी उसी स्पीड से जा रही है, उसी वेलोसिटी से जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो मोशन है आपका वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर एवरीवन। अगर वेलोसिटी नहीं बदल रही है, जैसे आप अपना स्कूटर चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आपने वही मेंटेन किया हुआ है, ना तो आप ब्रेक लगा रहे हो ना एक्सेलरेट कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे कि जो आपका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो याद रखना, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब समझते हो, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, बस, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अब जैसे लाइट है, आपको मालूम है लाइट की, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये फिक्स है ना, ये जो लाइट की स्पीड है ये फिक्स है। ठीक है, इसलिए लाइट का जो मोशन है वो कैसा हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। लाइट का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब इसी घटना को देख लो, इसी घटना को, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इस बार ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा, ये 1 घंटा, यहां पर उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहां पर उसने 6 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहां पर उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। यहां की अगर आप वेलोसिटी निकालें तो ये निकलेगा 5 किलोमीटर इन 1 आवर, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर। यहां की वेलोसिटी निकालें तो आपको मिलेगा 6 किलोमीटर पर आवर, और यहां की वेलोसिटी निकालें तो ये मिलेगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो, यहां पर वेलोसिटी कम है, फिर यहां बढ़ गई, फिर यहां और बढ़ गई। देख रहे हो वेलोसिटी क्या हो रही है, यहां पर बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट नहीं होते हैं वो कौन होते हैं, वेरिएबल होते हैं। सो जब कभी भी वेलोसिटी वेरिएबल हो वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर अनइक्वल डिस्टेंस देखो 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसका मतलब वो कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब आप जरा मुझे सोच के बताओ, जो हम लोग रोड में ट्रैवल करते हैं हमारा कैसा मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म, सोच के बताओ जरा। जैसे लाइट की जो स्पीड है वो तो यूनिफॉर्म है, लाइट को फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसने तो वही वेलोसिटी अटेंड करनी है। पर हम जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, कई बार सिग्नल देके हमको रुकना पड़ता है, और कई बार खुला हाईवे देख करके हम लोग गाड़ी को अच्छे से दौड़ा लेते हैं। तो हमारा जो मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। ये जो दुनिया में जो चलने वाले जो भी लोग हैं वो कैसा है, उनका मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही है, कभी वेलोसिटी बढ़ाते हैं, कभी वेलोसिटी कम करते हैं। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर वेलोसिटी बदल रही है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर v वेरिएबल है तो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर v कांस्टेंट है तो, कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स और वेरिएबल का मतलब होता है चेंज। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म, और अगर वेलोसिटी फिक्स है तो यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके। उसके बाद अगला यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन अ मोशन। अगर किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर किसी भी मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब यहां पर क्या हो गया, मतलब देखो जैसे ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, मान लेते हैं टाइम ड्यूरेशन 1 घंटा, 1 आवर 1 आवर 1 आवर। ठीक, जब गाड़ी यहां पर थी तो उसकी जो वेलोसिटी थी, देखो जब गाड़ी यहां पर थी तो उसकी वेलोसिटी थी मान लो 40, फिर जब वो यहां पर पहुंची तो ये हुई 50, फिर यहां पर पहुंची तो हुई 60 और यहां पर पहुंची तो हुई 70। ठीक है, अब जरा देखो क्या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, हाँ इंक्रीज तो हो रही है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ये वर्ड सुना होगा ना, एक्सेलेरेशन बोलते हैं ना, जब हम बाइक पे बैठे होते हैं पीछे, या जब चला रहे होते हैं, या गाड़ी में बैठे हैं
तो बोलते हैं ना बाजू वाला, भाई क्या कर रहा है, कितना स्लो चल रहा है, दबाना एक्सीलरेटर, दबाना एक्सीलरेटर। क्यों दबाएंगे? दबाने से क्या होगा? एक्सीलरेटर दबाने से गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी या वेलोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगी। तो यहां पर गाड़ी की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन। अब जरा देखो यहां का एक्सेलरेशन देखो कितना हो रहा है। तो बेसिकली जो एक्सेलरेशन होता है ना, देखो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होगा ना। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब यहां पर देखो इनिशियल वेलोसिटी 40, इस यात्रा के लिए देखो इनिशियल वेलोसिटी 40 है और फाइनल वेलोसिटी 50 है। तो अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो क्या ये 50 माइनस 40 अपॉन 1 होगा? तो 50 माइनस 40 अपॉन 1, तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा एक्सेलरेशन? 10 किलोमीटर, चलो जो भी है, जो भी इसका यूनिट है, मान लो 1 किलोमीटर में, तो इसका जो आंसर आएगा एक्सेलरेशन कितना है इसका? 10 आया, ठीक है। यूनिट तो वो तो जो भी देगा, अगर 1 किलोमीटर होगा तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर होएगा, ठीक है। वो कैसा आएगा उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, फिलहाल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। यहां का एक्सेलरेशन क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी 60 है, इनिशियल 50 है, तो 60 माइनस 50 अपॉन 1, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? यहां पर 10 हो गया। अच्छा यहां का एक्सेलरेशन कितना होगा? यहाँ की फाइनल वेलोसिटी है 70, इनिशियल है 60 अपॉन 1, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी होगी? 10 हो गई। तो एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या? हर बार का एक्सेलरेशन 10 10 10 है, राइट। हर बार का एक्सेलरेशन क्या है? 10 10 10 है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब अगर एक्सेलरेशन फिक्स है, अगर एक्सेलरेशन फिक्स है तो इसका मतलब वो कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हर बार देखो 10 10 10 है, राइट। पर अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो अगेन वही सिचुएशन, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये भी 1 घंटा, यहां से यहां तक 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ठीक है। दिस इज 1 आवर, दिस इज 1 आवर, दिस इज 1 आवर। शुरुआत जब की थी तो यहां पर था 40, फिर यहां पर हुआ 50, फिर यहां पर हुआ 70 और फिर यहां पर हो गया 75। तो अगर मैं यहां का एक्सेलरेशन निकालूं, 50 माइनस 40 10 अपॉन 1 कितना होगा? 10 होगा। तो यहां का एक्सेलरेशन 10 है। यहां का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 70 माइनस 50 20 अपॉन 1 कितना हो गया? 20। तो यहाँ का एक्सेलरेशन 10 है, यहाँ का 20 है। यहाँ का कितना हो जाएगा? 75 माइनस 70 5, तो 5 अपॉन 1 दैट इज 5। तो यहाँ का एक्सेलरेशन कितना है? 5। तो देखो एक्सेलरेशन बदल रहा है, यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन कम है, फिर ज्यादा है, फिर कम है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब आप गाड़ी के पीछे बैठे होते हो, अपने दोस्त को बोलते हैं भाई कितना स्लो चला रहा है यार, दबा एक्सेलरेटर। तो आपका जो फ्रेंड एक्सेलरेटर दबाता है, क्या उसका एक्सेलरेशन फिक्स कैटेगरी का होता है या उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है? बाइक में तो देखा होगा ना, भूम भूम भूम, क्या है वो जो घुमाने वाला है, वो थोड़ी ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहा है कि मैं इतना ही करूंगा तो फिक्स एक्सेलरेशन होगा। वो तो कैसे भी कर रहा है। उसमें देखा कि अरे सिग्नल लगने वाला है, आखिरी के 3 सेकंड बचे हुए हैं, आई सब घुमा दिया, तो कैसा हो गया? एक्सेलरेशन वेरिएबल है। याद रखना, हम जो दुनियादारी में गाड़ी चलाते हैं या जिस भी गाड़ी के पीछे बैठे रहते हैं, वो सारे के सारे नॉन यूनिफॉर्म टाइप के होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। अच्छा हमारे पास कोई एग्जांपल है क्या जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? यस, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वर्ड कभी सुना होगा आप लोगों ने, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप चाहो तो 9.8 ना बोल करके, चाहो तो इसको आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोल सकते हो, ठीक है, राउंड अप करके। इसका मतलब क्या है समझो, मेरे हाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मैं छोड़ देता हूं ऐसे, तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो जब मैंने उसको छोड़ा तो उस वक्त तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, और जब वो अर्थ की तरफ हिट हुई तो उस टाइम पे काफी ज्यादा उसकी वेलोसिटी थी जिस वेलोसिटी से वो हिट हुआ, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज को ऐसा छोड़ते हो तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है ना, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। तो कितनी बढ़ती है? तो याद रखना, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अर्थ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट भारी है या हल्का है, उसका मास कम है या ज्यादा है, हर एक की वेलोसिटी वो 1 सेकंड में कितना बढ़ा देगी? 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इसके बारे में और चर्चा हम लोग करेंगे। तो अगर कोई बोले यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल दो, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कोई बोलेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल दो, तो बोलना मी, माई सेल्फ,
मी एज अ ड्राइवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो कुल मिला के क्या क्या पढ़ा? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी बदल ना रही हो, इसका कोई एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल बोलना लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ये इसका एग्जांपल है। कोई बोले नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कोई बोले नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसका एग्जांपल क्या दोगे आप? मी माई सेल्फ, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो सब किस कैटेगरी का होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो इसके तो तुम 50 एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, जिसमें वेलोसिटी बदल रही हो। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जिसमें एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है। ठीक है, अच्छा मैं तुमको एक चार्ट से समझाता हूं चीज क्या है। देखो, दो ही चीजें आपके पास, जो ऑब्जेक्ट है उसकी दो ही सिचुएशन बन रही है, या तो वो रेस्ट पे है या तो वो मोशन पे है। ठीक है, दो ही बातें। अगर रेस्ट पे है वो, तो इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो कैसी है? जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो दो सिचुएशन बन के तैयार हो रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो दो सिचुएशन बन के तैयार हो रहा है। एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देखो ऑब्जेक्ट है, या तो वो रुका है या तो चल रहा है। रुका है तो बात खत्म हो गई, वेलोसिटी जीरो है। अगर वो चल रहा है तो कैसे चल रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है या उसकी वेलोसिटी बदल रही है? तो अगर वो चल रहा है तो या तो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी जो है वो उसकी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स होता है, फिक्स, एक निश्चित वेलोसिटी से वो चल रहा है। दूसरा, अगर निश्चित से नहीं चल रहा तो इसका मतलब वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब ही तो वेरिएबल होता है, जो वेराई करे, बदले। ठीक है, तो या तो जो ऑब्जेक्ट चल रहे हैं या तो उनकी वेलोसिटी फिक्स है या तो वेलोसिटी बदल रही है। अब जो ये वेलोसिटी बदल रही है, ये जो वेलोसिटी बदल रही है वो दो तरीके से बदल सकती है। कैसे? या तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या तो ये हो रहा होगा, या तो दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, या तो ये हो रहा होगा। मतलब कि मोशन हो रहा है, या तो वेलोसिटी फिक्स है या तो वेलोसिटी बदल रही है। और अगर वेलोसिटी बदल रही है तो दो टाइप से बदल सकती है, या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो सकती है या तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट नहीं होगी। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही होगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया? फिक्स हो गया। और अगर वेलोसिटी बदल रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, वेरिएबल या फिर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जरा समझिए, इसको तो पढ़ने का जरूरत ही नहीं है भाई, जो रुका हुआ है वो तो रुका ही हुआ है, उसको क्या पढ़ना है? ठीक है, उसको क्या पढ़ना है? हम पढ़ते हैं एक इस सिचुएशन को, यूनिफॉर्म मोशन, हम एक इस सिचुएशन को पढ़ते हैं एंड एक इस सिचुएशन को पढ़ते हैं। बस यही दो सिचुएशन को हम लोग पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आप बोलोगे सर और इसको नहीं पढ़ते? अरे ये तो इसी का तो हिस्सा हो गया। अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो इनडायरेक्टली इसी को तो पढ़ रहे हो। हाँ, इस वाले का ये हिस्सा हम नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है। इसको पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, इसको 11th में पढ़ेंगे, पर अभी क्योंकि आप क्लास 9th में हो तो आप एक ये पढ़ोगे और एक ये पढ़ोगे। ठीक है, या तो ये या तो ये। तो इस वाली जो चीज है इसको आप लोग कॉपी कर लेना। वीडियो पॉज करके हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, आगे आता है ग्राफ। बट ग्राफ से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सेलरेशन के बारे में और जानकारी दे देता हूं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन तो फॉर्मूला जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपके मन में सवाल है कि सर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है तो क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या कल के दिन कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड? नहीं, एक्सेलरेशन जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी भी वेक्टर क्वांटिटी से ही डिराइव होती है। तो वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है,
क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर से ही निकालना होगा, तो इसलिए मैंने यहां पर वेलोसिटी लिखा। मैं कल के दिन ये नहीं कर सकता हूं कि चेंज इन स्पीड, एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, जी नहीं, मुझे यहां पर वेक्टर ही डालना पड़ेगा, दैट मींस वेलोसिटी ही डालना होगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, एक था हमारे पास डिस्टेंस और एक था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से आया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट से आया वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड यहीं तक खत्म हो गया, पर वेलोसिटी आगे कंटिन्यू किया और एक्सेलरेशन तक पहुंचा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो आगे बढ़ा। ठीक है, एक्सेलरेशन में आप ये स्पीड इंक्लूड नहीं करेंगे। ऑलराइट, चलो बढ़ते हैं आगे। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मैं एक्सेलरेशन के लिए ए का सिंबल इस्तेमाल करता हूं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, वी फाइनल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, कई जगहों पर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत जगहों पर आप ये फॉर्मूला देखोगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी देख सकते हो, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अच्छा यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज बोलो या वेलोसिटी ही बोलो, यूनिट तो सेम ही रहेगी, यूनिट तो सेम ही रहेगी। अगर मैं, है तो वेलोसिटी ही ना, भले ही चेंज है पर है तो वेलोसिटी ही, तो यूनिट क्या होगी उसकी, मीटर। देखो इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, अच्छा इसको मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि आपको समझे, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड, और ये जो है ये सेकेंड इधर आ गया, तो क्या यूनिट आई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखना एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट फॉर द एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, एक्सेलरेशन की यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बोल रहा था कि जो अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, हम ए से डिनोट नहीं करते, किसे डिनोट करते हैं हम लोग, उसको जी से डिनोट करते हैं। तो जी की जो वैल्यू है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से अच्छे से समझना, कई सारे क्वेश्चन तो आपके ऐसे निपट जाएंगे। सुनो ध्यान से, इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब है 10 मीटर पर सेकेंड। देखो ये ऐसे था ना, मीटर पर सेकेंड, यही तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। तो मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जान रहे हो क्या है, इसका मतलब अर्थ एक सेकेंड में वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देगी। क्या, कि जो अर्थ होती है वो एक सेकेंड में वेलोसिटी को 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देगी। किसी भी ऑब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक सिक्का फेंका है, एक पत्थर फेंका है, किसी इंसान को फेंका है, किसी हाथी को फेंका है, फर्क नहीं पड़ता। एक सेकंड में अर्थ कितनी वेलोसिटी बढ़ा देगी, 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब जरा समझना, एक बिल्डिंग है, वहां से आपने एक पत्थर ड्रॉप किया, इस पत्थर को नीचे आने में 4 सेकंड लगे, यहां पर पहुंचने में 4 सेकंड लगे। आपसे सवाल पूछा है कि जब ये पत्थर जमीन में टकराएगा तो टकराते वक्त उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, जिस वेलोसिटी से वो हिट किया। तो मैंने क्या बोला कि अर्थ एक सेकंड में वेलोसिटी को कितना बढ़ा देता है, 10। तो कितना समय लगा, 4 सेकंड। तो जब शुरुआत हुई होगी तो वेलोसिटी क्या रही होगी, यहां पर 0। एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई, 10। दूसरे सेकंड में कितनी हुई होगी, 20। तीसरे सेकंड में कितनी हुई होगी, 30। चौथे सेकंड में कितनी हुई होगी, 40। इसका मतलब कि जो ये पत्थर है जब ये जमीन से टकराया होगा तो कितनी वेलोसिटी से टकराया होगा, 40 की वेलोसिटी से, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। समझ में आया, अर्थ एक सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ा देती है। ठीक है, मेरा एक और सवाल है, एक पत्थर मैंने ऊपर से ऐसे छोड़ दिया, 2 सेकंड में वो जमीन में आ गया, तो जब वो जमीन में हिट किया तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, तो 1 सेकंड में 10 हुआ, तो 2 सेकंड में कितना हो गया, 20। तो जब वो जमीन में हिट करेगा तो कितना हो गया, 20 हो गया। क्लियर एवरीवन। तो ऊपर से नीचे आती हुई चीजों को अर्थ हर एक सेकंड में वेलोसिटी कितना बढ़ा देगा, 10 बढ़ा देगा। अब इसका उल्टा करो, मान लो तुमने नीचे से ऊपर पत्थर फेंका, तो नीचे से ऊपर जाने वालों को जो वेलोसिटी है, नीचे से ऊपर जाने वालों की जो वेलोसिटी है, उसको अर्थ 1 सेकंड में कितना कम कर देगा, 10 कम कर देगा। कितना कम कर देगा, 10 कम कर देगा। अब यहीं से मेरा एक और सवाल है आपसे, मान लो कोई बच्चा है, उसने एक पत्थर थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, उसने पत्थर थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में,
और जब उसने थ्रो किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी अपवर्ड थ्रो करते वक्त वो थी 30 मीटर पर सेकेंड। मेरा सवाल ये है कि बताओ ये पत्थर कितनी देर में ऊपर जाकर के पहुंचेगा, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी देर में जाके पहुंचेगा, ये जो पत्थर है कितनी देर में हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर के पहुंचेगा, ये सवाल है मेरा, ये सवाल है। तो अब एक चीज देखो, अर्थ 1 सेकंड में नीचे आते हुए का वेलोसिटी 1 सेकंड में 10 बढ़ा देता है और ऊपर जाते हुए का 1 सेकंड में 10 घटा देता है, करेक्ट। तो 30 का 1 सेकंड बाद कितना हुआ होगा, 20 हुआ होगा, राइट। 1 सेकंड में 30 का 1 सेकंड में कितना हुआ होगा, 20। अगले 1 सेकंड में 20 का कितना हुआ होगा, 10। और अगले 1 सेकंड में 10 का क्या होगा, 0। और जैसी वेलोसिटी 0 हो गई वैसे ही वो रुक जाएगा। अब क्या इससे और ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी ने 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से पत्थर को ऊपर फेंका तो 1 सेकंड में 10 घटा, तो 3 सेकंड में वो कितना हो गया, 0। तो 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकोगे तो 3 सेकंड में वो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ठीक है। मान लो एक पत्थर है, उसकी वेलोसिटी 40 थी, नीचे से फेंकते वक्त 40 थी, तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में उसको कितना सेकंड लगेगा। तो 1 सेकंड में 10 कम होगा, तो 40 को 0 होने में कितना समय लगेगा, 4 सेकंड, ठीक है। 40, 30, 20, 10, 0, तो 4 सेकंड में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, करेक्ट। मान लो किसी को 60 की स्पीड से फेंका तो कितने देर में, 60 की स्पीड से फेंका, इसका मतलब 6 सेकंड में ऊपर होगा। अब इसी को ही थोड़ा सा और एक्सटेंड करके मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लो एक पत्थर ऐसा है जिसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, मैंने उसको ऐसा ऊपर फेंका, तो बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जाके वापस आने का समय कितना है। तो सीधी सी बात है, 30 का स्पीड से फेंका था, 3 सेकंड में 0 हो गया, हाईएस्ट पॉइंट पे आ गया, अगले 3 सेकंड में वापस आ जाएगा, तो 3 जाने का 3 आने का, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 6 हो गया। नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगता है उसको डबल कर दो, दैट विल बी योर टाइम ऑफ फ्लाइट। नीचे से ऊपर जाने में जितना समय लगता है उसका डबल कर दो, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। समझ में आया। एक और सवाल, एक पत्थर को मैंने 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर फेंका, 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मैंने ऊपर फेंका, तो बताओ व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। 50 का हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना समय लगा होगा, 5 जाने में, 5 आने में, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 10। क्लियर। हाँ, तो याद रखना व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, किसी का हो सकता है मन में सवाल आए, सर न्यूमरेटर में तो ये v माइनस यू है और डिनोमिनेटर में आपने t क्यों लिया। सर ये भी तो आपको ऐसे लेना चाहिए ना कि एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये तो आपको ऐसे लिखना चाहिए। बिल्कुल आप लिख सकते हो, पर हम जो भी काम करते हैं उसमें स्टॉप वॉच का इंक्लूड करते हैं ना। स्टॉप वॉच जब भी शुरू करते हो तो शुरुआत टाइम क्या होता है, 0 से ही होता है। स्टॉप वॉच याद करो, देखो जरा, स्टॉप वॉच जब भी शुरू होगा तो किससे होगा, 0 से होगा। तो अगर शुरुआत ही 0 से होगी तो ये 0 हो गया ना। अगर ये 0 हो गया तो इसको लिखने की जरूरत है क्या। इसलिए बहुत जगहों पर आप सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या देखोगे, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन देखोगे, दैट इज टी, क्योंकि इनिशियल टाइम तो 0 होता है, जबकि वेलोसिटी इनिशियल जरूरी थोड़ी कि 0 ही हो सकता है कोई वेलोसिटी पहले से किसी के पास हो, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखना। ऑलराइट एवरीवन, तो चलिए इसको जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए। एंड आई थिंक इसके ऊपर जो ये पिछले वाले क्वेश्चंस थे ये शायद इसी के ऊपर पेज थे। ओके चलो, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, हाँ ओके, अब ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन, राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक है। देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केस, ठीक है जी। अब यहां पर जो भी, पहले तो इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए ये क्या बोल रहा है, एंड उसके बाद देखिए कि आपके पास क्या क्या इनपुट है और कौन कौन सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल हिज बाइसाइकिल टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जरा देखो, पहले जो ये राहुल है इसकी जो वेलोसिटी थी v, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से लिखते हैं ना, u0 था इसका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसने पेडल मारना शुरू किया टू अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, ठीक। अब इसकी वेलोसिटी 0 थी, 0 से बढ़ करके अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, बता रहा है ये 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इस दौरान समय कितना लगा उसको, 30 सेकेंड समय लगा। समझ में आया क्या। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड। देखो क्या बोल रखा है,
Starting from a stationary position, Rahul pedal his bicycle to attain a velocity of 6 मीटर पर सेकेंड in 30 सेकेंड। स्टेशनरी पोजीशन थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना लगा 30 सेकेंड उसको लगा, ठीक है। एंड देन ही अप्लाई ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसाइकिल कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। उसके बाद उसने ब्रेक मारा, यहां से फिर उसने ब्रेक मारा, अब ये अलग सिलसिला है, और यहां से जब उसने ब्रेक मारा तो जो नया वेलोसिटी आ गया v डैश, वो कितना बता रखा है उसका 4 मीटर, नया v डैश कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो v डैश है ये कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, और जो इसमें समय लगा वो कितना लगा 5 सेकेंड लगा। आपको बोल रखा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द बोथ द केस, ठीक है, बोथ द केस। तो केस 1, पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1, तो केस 1 में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 30 सेकेंड। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा। तो भैया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 30, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 30, दैट इज 1/5। 1/5 क्या मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये केस 1 का एक्सेलरेशन है, समझ में आया, ये केस 1 का एक्सेलरेशन है। फॉर्मूला तो यही है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर u 0 था, v 6 था, और टाइम कितना लगा 30। अब केस 2 की बात करते हैं, केस 2। अब केस 2 ये है, अच्छा केस 2 में जो ये इनिशियल वेलोसिटी है u, केस 2 में जो u है क्या वो यही होगा, इस यात्रा का ये स्टार्टिंग है ना, इस यात्रा का ये स्टार्टिंग है, तो ये जो स्टार्टिंग है ये फिर u का काम करेगा, तो इसके लिए u कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, और v कितना है इसके लिए, सो फाइनल वेलोसिटी इसके लिए कितना है 4 है, 4 मीटर पर सेकेंड, और इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना है 5 सेकेंड, करेक्ट ना। फॉर्मूला तो इसका भी यही है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, है कि नहीं। याद रखना केस 1 कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां, यहां से यहां, 0 से 6, और केस 2 कहां से कहां जा रहा है 6 से 4, तो 6 इनिशियल होगा और 4 फाइनल होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है 4 माइनस यू कितना है 6 अपॉन टाइम कितना है 5। तो सॉल्व करने के बाद कितना आया -2 अपॉन 5। सो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, समझ में आया। तो एक में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे में एक्सेलरेशन नेगेटिव है। रीजन क्या है, यहां पर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और यहां पर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया नेगेटिव हो गया। समझ में आया। तो दो अलग अलग केसेस हैं। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई थिंक क्वेश्चंस हमें चेक करने चाहिए। यस, ओके, तो चेक, दैट्स करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ओके, एक ये वाला क्वेश्चन भी था। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। ओहो, ये तो बहुत सिंपल है। अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब इनिशियल स्पीड इसकी कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, मैंने स्पीड बोल दिया और यहां पर भी स्पीड लिखा हुआ है। सर आपने कहा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो तो वेलोसिटी के टर्म्स में होता है, यहाँ पे स्पीड क्यों लिख दिया। देखो, बुरा मानने वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि हम मोशन इन 1D की बात कर रहे हैं। मोशन इन 1D का मतलब समझते हो, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब समझते हो। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट सीधा ही जा सकता है। भाई, जब ऑब्जेक्ट सीधा ही जा सकता है और आप उस लेवल के भी नहीं हो कि कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि ऑब्जेक्ट सीधा जाकर के वापस आया है। हालांकि क्वेश्चन आपने किया है, ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादातर केसेस में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे। आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे जिसमें ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सीधा ऐसे ही मूव कर रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कब बदल जाता है। एक ऑब्जेक्ट ऐसा ट्रेवल कर सकता था और दूसरा ऐसा ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया एंड ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, है कि नहीं। तो दोनों अलग अलग हो गए क्योंकि ये मोशन है ना, प्लेन है, एक प्लेन में ट्रेवल कर रहा है। ये 2D मोशन हो गया। तो 2D मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। पर जब आप 1D मोशन की बात करते हो, 1D मोशन मतलब ऑब्जेक्ट सीधा ही जा सकता है एंड मुड़ के भी नहीं आ रहा,
एक तो ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है और मुड़ के भी नहीं आ रहा, तो इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। इन दैट केस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं। इन दैट केस स्पीड एंड वेलोसिटी सेम हो जाती है। इन दैट केस एक्सेलरेशन को मैं स्पीड के टर्म्स में और वेलोसिटी के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकता हूं। समझ में आया? फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर मोशन 1D है और ऑब्जेक्ट घूम के वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है, तो स्पीड भी यही है, वेलोसिटी भी यही है, और एक्सेलरेशन दोनों के टर्म्स में, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के टर्म्स में आप कर सकते हो। तो यहां पर ये जो बस है ये वापस मुड़ के नहीं आ रही है, ये जा रही है बस। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 80 थी, या इनिशियल स्पीड इसकी 80 थी, फाइनल स्पीड इसकी 60 है, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इसको कितना लगा? 5 घंटे है, 5 घंटे 5 सेकेंड। ओ यार, ये तो सेकंड्स में आ गया। हो, तो इसका मतलब पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, या तो एक काम करते हैं, टाइम को हम लोग आवर्स में चेंज कर लेते हैं, है ना। टाइम को आवर्स में चेंज करने का क्या तरीका है? तो आवर्स का मतलब कितना हो गया? एक घंटे में, देखो एक घंटे में कितना आवर्स होता है, कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। तो एक सेकंड में कितना हो जाएगा? 1/3600। तो ये आर हो गया, ठीक है। तो आर के टर्म्स में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस यू अपॉन टी। सो v कितना है? 60, u कितना है? 80, अपॉन t कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 3600। तो सॉल्व करने के बाद ये कितना आया? -20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, 3600, ठीक है। 5 4 20। तो सॉल्व करने के बाद ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -4 इंटू 3600, -4 इंटू 3600 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। अब तुम एक काम करना, -4 एंड 3600 को मल्टीप्लाई कर लेना, पर याद रखना मेरा आंसर किसमें है? किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। आप चाहो तो इन दोनों को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते थे, और टाइम की वैल्यू 5 सेकंड में डाल करके यही आंसर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर की जगह पर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर में भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी कोई एमसीक्यू क्वेश्चन तो है नहीं, सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू में क्या होगा ना कि अगर सब चीज मीटर पर सेकंड में होगा तो आपको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। एमसीक्यू तो यह है नहीं, तो मैं किसी भी यूनिट में अपना आंसर रख सकता हूं, ठीक। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टार्टिंग, अच्छा ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, इसका मतलब स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स यू क्या रहा होगा? 0, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है? यूनिफॉर्म, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल एक्सेलरेशन तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, वो तो क्लास 11th में है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेंड ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है? इन 10 मिनट। टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट। आपसे क्या पूछ रखा है? एक्सेलरेशन। तो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा, उसकी अंग्रेजी समझी, फिर उसमें से एक्सट्रैक्ट किया, और अब हमको ये पता है कि फॉर्मूला क्या लगेगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। अच्छा, फॉर्मूले में डालने से पहले जरा चेक कर लो क्या सबकी यूनिट सेम है, क्या सबकी यूनिट सेम है? तो भाई सबकी यूनिट तो सेम नहीं है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है। अब आप चाहो तो इसको आवर्स में चेंज कर लो, या इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। चलो एक काम करते हैं, इसको आवर्स में चेंज कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10 मिनट। एक घंटे में 60 मिनट है ना, मालूम है ना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 1/10 आवर इन 1 मिनट। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 60, तो ये 60 आवर्स बन जाता है। तो कितना हो गया एक्सेलरेशन? v है 40, u है 0, और टाइम की वैल्यू कितनी है? 10/60। तो कितना हो जाएगा ये? 40/10 और 60 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। कितना बन गया? 240 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? 240 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। दैट्स योर आंसर। अब अगर किसी का आंसर कुछ और आ रहा है और आपने देखा है कि वो मीटर पर सेकंड में, तो ये मत बोलना सर आंसर गलत है। अरे गलत नहीं है भाई, मेरा आंसर किलोमीटर पर आवर में है, पर आवर स्क्वायर में है, और किसी और का आंसर अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा तो ऑब्वियसली अलग ही होगा। तो आप इसको बाद में चेंज करके देख लेना, ठीक है। इसको मीटर पर सेकंड में कर लेना, इसको सेकंड में कर लेना, और आप देखना कि अगर किसी का आंसर मीटर पर सेकंड में है तो अगर उसने सही किया है और आपने भी सही किया तो दोनों का आंसर बिल्कुल मैच करेगा।